तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये आपका जेपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 12 है और आज की क्लास में हम लोग लोकवित्त वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि हम लोग लोकवित्त वाले टॉपिक को स्टार्ट किए थे और लोकवित्त का जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हम लोगों को लोकवित्त का प्रकृति, लोकवित्त का महत्व, लोकवित्त का क्षेत्र इसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ हम लोगों को सार्वजनिक जो आपका राजस्व सिद्धांत है इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा कर निर्धारण के प्रकार यानी कि टैक्सेशन के जितने भी प्रकार हो सकते हैं इसको पढ़ना है और इसी में ही हम लोगों को प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इसके अलावा प्रतिगामी कर, इसके अलावा अनुपातिक कर इसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट में हम लोगों को वैट की संकल्पना यानी कि वैल्यू एडिशन टैक्स जो आपका वीएटी है इसके बारे में पढ़ना है। और वैट जो है उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है और उसके स्थान पे जीएसटी लाया गया है, तो अब हम लोगों को जीएसटी के बारे में फिर पढ़ना होगा। ठीक है, तो अभी तक अगर हम लोग देखें तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हम लोग देखें तो आपको बताया गया था कि लोकवित्त का जो दायरा है वो बहुत ही बड़ा है और लोकवित्त के अंतर्गत मुख्यतः मेनली 4 चीज़ों को शामिल किया जाता है। पहला है आपका है लोक राजस्व यानी कि लोक आय, दूसरा है आपका लोक व्यय, तीसरा है लोक उधार और चौथा है आपका घाटे का वित्त प्रबंधन। इसके अलावा राजकोषीय नीति को भी लोकवित्त का ही भाग माना जाता है और बजट को भी राजकोषीय नीति का भाग यानी कि वो भी बजट भी जो है वो लोकवित्त के अंतर्गत ही आ जाएगा, लेकिन बजट जो है वो काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए ये पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा हम लोग जो है वो पिछले क्लास में देखे थे कि जो आपका सार्वजनिक राजस्व का जो सिद्धांत है यानी कि जो आपका लोक राजस्व है, लोक राजस्व को ही अब लोक प्राप्ति कहा जाता है यानी कि पब्लिक रिसिप्ट कहा जाता है, इसके बारे में पढ़े थे। फिर बताया गया था कि जो आपका लोक प्राप्ति है तो लोक प्राप्ति को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो है आपका कर राजस्व और दूसरा है आपका पूंजीगत एक है आपका राजस्व प्राप्तियां और एक है आपका पूंजीगत प्राप्तियां। उसके बाद राजस्व प्राप्ति को भी 2 भागों में बांटा गया था, एक है आपका कर राजस्व और दूसरा है आपका गैर कर राजस्व। इसके अलावा पूंजीगत प्राप्तियों को भी 2 भागों में बांटा गया था, आपका डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। और इन सभी पॉइंट को जो है वो हम लोगों को फिजिकल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति वाले जो है टॉपिक में पढ़ना है, तो आपको वहाँ से भी इसको कोरिलेट करना है। आज हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक में दिया हुआ है आपका सिलेबस में कर निर्धारण के प्रकार। कर निर्धारण के प्रकार यानी कि करारोपण यानी कि जो टैक्सेशन होता है इसका टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे और करारोपण का अलग अलग प्रकार होता है। जैसे कि सिलेबस में लिखा हुआ केवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लिखा हुआ है। इसके अलावा वहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ प्रतिगामी और अनुपातिक कर। प्रतिगामी का अर्थ होता है आपका रिग्रेसिव और अनुपातिक का अर्थ होता है आपका प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो सिलेबस में केवल आपका रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल दिया हुआ है यानी कि प्रतिगामी कर और अनुपातिक कर दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा आपका और भी होता है प्रगतिशील कर, अधोगामी कर, इन सभी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट में आपको पढ़ना है वैट की संकल्पना, लेकिन अब वैट रहा नहीं तो उसके बाद हम लोग को पढ़ना है जीएसटी के बारे में। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस का पूरा डिस्कशन और अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं वहाँ तक की चर्चा। आज हम लोग करारोपण यानी कि टैक्सेशन के प्रकार पढ़ेंगे और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि करारोपण के अलग अलग प्रकार होते हैं। सिलेबस में जो दिया हुआ है उसी के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा हम लोग को ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। सिलेबस में जो सिलेबस में आपका दिया हुआ है उसी को हम लोगों को केवल पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए कि जो आपका कर भार होता है यानी कि टैक्स का बर्डन होता है, तो कर भार यानी कि टैक्स बर्डन के अनुसार देखा जाए तो जो आपका कर होता है यानी कि जो टैक्स होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो है आपका प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स और एक है आपका अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। ये दोनों आपको सिलेबस में जो है वो पढ़ना है। इसके अलावा कर पद्धति के अनुसार देखिएगा तो करों को दो ठो और अन्य प्रकारों में विभाजित किया जाता है कर पद्धति के अनुसार। इसमें से आपका 2 टैक्स है, एक है आपका विशिष्ट कर यानी कि स्पेसिफिक टैक्स और दूसरा है आपका एड वैलोरम टैक्स यानी कि वैध कर। ये दोनों जो है वो आपका सिलेबस में नहीं पढ़ना है। इसके अलावा देखिएगा तो कर दर के अनुसार देखिएगा तो करों का 4 प्रकार होता है, जिसमें आप देखिएगा कि आपका है प्रगतिशील कर यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स, इसके अलावा है आपका अनुपातिक कर यानी कि प्रोपोर्शनल टैक्स और यही दोनों केवल सिलेबस में दिया हुआ है यानी कि यही दोनों के बारे में आपको पता करना है, यही दोनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कर दर के अनुसार 2 और भी टैक्स होते हैं यानी कि प्रतिगामी कर और आपका अधोगामी कर यानी कि रिग्रेसिव टैक्स और डिग्रेसिव टैक्स। ये दोनों आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी सर पढ़ाए हैं तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया है? तो सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको यहाँ तक बता दिया गया है।
तो जो आप अगर देखिएगा तो टैक्स बर्डन के अनुसार यानी कि कर भार के अनुसार दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा कर पद्धति के अनुसार देखिएगा तो करों को दो और भी अन्य प्रकार में विभाजित किया जाता है, स्पेसिफिक टैक्स यानी कि विशिष्ट कर, और दूसरा है एड वैलोरम टैक्स यानी कि वैध कर। और ये जो आपका एड वैलोरम टैक्स है यानी कि जो वैध कर है, ये आपका लंबाई पे और आपका चौड़ाई पे लगता है। एग्जाम्पल के लिए 4 मीटर बोलेरो है, 4 मीटर है, 6 मीटर है, ऐसा गाड़ी आता है ना, तो 4 मीटर का गाड़ी, 6 मीटर का गाड़ी, सभी गाड़ी का अलग अलग टैक्स लगता है। जैसे कि आपका बोलेरो है, इसके अलावा आपका स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, थार है, जितने भी अलग अलग कार है तो उनके ऊपर उनके लंबाई के आधार पे जो है उनके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता चल गया है। तो स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, इनके ऊपर जो है टैक्स लगता है चौड़ाई के आधार पे, ठीक ना, कितना वो मीटर चौड़ा है गाड़ी, इसके आधार पे लगता है। और अगर हम लोग देखें तो जो आपका सिगरेट है, तो सिगरेट के ऊपर ना लंबाई के आधार पे टैक्स लगता है, कितना वो लंबा सिगरेट है, इसके आधार पे उसके ऊपर टैक्स लगता है। और आपका जो तंबाकू वगैरह हो गया, टोबैको, इसके ऊपर भी एड वैलोरम टैक्स लगता है, ठीक ना। तो ये सब आपका सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत सर पढ़ाएंगे और इसके बारे में थोड़ा बहुत और भी आप जानकारी ले लीजिएगा तो जो है वो आपका काम बन जाएगा। लेकिन सिलेबस में आपका कर भार यानी कि टैक्स बर्डन के अनुसार दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और कर पद्धति के अनुसार दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एड वैलोरम टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स, ये दोनों नहीं पढ़ना है। इसके अलावा तीसरा देखिएगा तो जो आपका कर का जो दर है यानी कि टैक्स का जो रेट है, इस टैक्स के रेट के अनुसार देखिएगा तो टैक्स को यानी कि कर को 4 भागों में विभाजित किया जाता है और इन चारों में से 2 को आपको पढ़ना है। पहला है आपका प्रगतिशील कर यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स, दूसरा है अनुपातिक कर यानी कि प्रोपोर्शनल टैक्स। इन दोनों को सिलेबस में शामिल किया गया है और इसी को ही केवल पढ़ना है। इसके अलावा तीसरा होता है आपका प्रतिगामी कर यानी कि रिग्रेसिव टैक्स, और चौथा होता है आपका अधोगामी कर यानी कि डिग्रेसिव टैक्स। ये दोनों सिलेबस में नहीं है फिर भी लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद चौथा नंबर पॉइंट देखिएगा तो जो आपका कर प्राधिकरण होता है यानी कि टैक्स अथॉरिटी के अनुसार देखिएगा तो करों को फिर से 3 भागों में बांटा जाता है। कर प्राधिकरण यानी कि टैक्स अथॉरिटी, कहने का मतलब है कि टैक्स कौन ले रहा है, टैक्स कौन लगा रहा है, टैक्स कौन वसूल कर रहा है, ये सभी इसके आधार पर देखिएगा तो टैक्स को 3 भागों में फिर से बांटा गया है। जैसे कि आपका है, पहला है सेंट्रल टैक्स यानी कि केंद्रीय कर, जिसका एग्जाम्पल है आपका इनकम टैक्स, निगम कर यानी कि आपका कॉरपोरेट टैक्स। इसके अलावा आपका है कैपिटल गेन टैक्स यानी कि पूंजी लाभ कर। ये सभी जो है वो आपका केंद्रीय कर है जो कि डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत शामिल होता है। इसके अलावा राज्य स्तरीय कर होता है जो कि स्टेट टैक्स होता है, जो कि आप देखते होंगे कि ये आपका कौन लगाता है, तो स्टेट लगाता है, जैसे कि जीएसटी हो गया, ठीक है। इसके अलावा तीसरा हो जाएगा आपका स्थानीय कर यानी कि लोकल टैक्स। इसका भी एग्जांपल आप सर्च कीजिएगा और इसमें इतना जान लीजिए ना कि जैसे कि आप जो टोल टैक्स वगैरह लगता है, जो पेनल्टी वगैरह लगता है, ये सभी जो है वो स्थानीय कर यानी कि लोकल टैक्स के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। और लोकल कर टैक्स जो है वो इसके बारे में और भी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सर हम लोग को जितना कुछ पढ़ाए हैं वो आपको हम यहाँ पे समझा दे जाएंगे, लेकिन और भी जो टैक्स रहेगा उसको आप अपने स्तर पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया है आपका। इसके अलावा देखिएगा तो नोट में बोला गया है कि आयात कर यानी कि जो भी इंपोर्ट ड्यूटी होता है जिसको हम लोग कस्टम ड्यूटी कहते हैं, इसकी ये भी आपका टैक्स लगता है। तो बोला जा रहा है कि 1990 से पहले आयात प्लस निर्यात दोनों कर लगता था। तो 1990 से पहले देखिएगा कि आयात टैक्स भी लगता था और निर्यात टैक्स भी लगता था। अगर आप चीज़ों को खरीद रहे हैं तो उसके बदले में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, और अगर चीज़ों को आप अगर बेच रहे हैं तो उसके बदले में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि आयात प्लस निर्यात दोनों टैक्स लगता था 1990 से पहले। बट फिर 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ यानी कि उदारीकरण हुआ, तो गवर्नमेंट जो है वो उसमें क्या किया, एगो क्विज फार्मूला था, तो क्विज फार्मूला में हस्तांतर किया, मतलब कि हस्ताक्षर किया, यानी कि उसके ऊपर क्विज फार्मूला के ऊपर सिग्नेचर किया। और क्विज फार्मूला में जैसे ही हम लोग सिग्नेचर किए तो हम लोगों को निर्यात कर को हम लोगों को एकदम जीरो कर देना था। मीन्स एकदम निर्यात करने पर आप कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, निर्यात कर को जीरो कर दो या फिर उसको एकदम समाप्त कर दो जाओ, तो वही हो गया। यानी कि निर्यात करने पे आपको अब कुछ भी टैक्स नहीं देना है, ठीक है। तो 1990 से पहले कस्टम ड्यूटी यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ यानी कि आयात कर के अंतर्गत निर्यात प्लस आयात दोनों का टैक्स देना पड़ता था। बट 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ तब गवर्नमेंट जो है वो क्विज फार्मूला पे सिग्नेचर किया, साइन किया, और उसके बाद निर्यात कर को हम लोग जो है वो एकदम जीरो पे ले गए या फिर उसको एकदम ना के बराबर लेने लगे, एकदम इधर उस या फिर उसको एकदम समाप्त ही कर दिए। तो अब निर्यात जो है वो कर यानी कि टैक्स नहीं लगता है, अब केवल आयात कर यानी कि इम्पोर्ट टैक्स लगता है।
अब, ठीक है ना। और जो आपका आयात कर है इसके भी देखिएगा तो 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। कौन कौन? तो पहला है आपका है जनरल इंपोर्ट ड्यूटीज़, जिसको बोला जाता है सामान्य निर्यात कर। क्या बोले हैं? जनरल इंपोर्ट ड्यूटीज़ यानी कि सामान्य निर्यात कर। दूसरा है आपका एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, जिसको बोला जाता है एंटी डंपिंग शुल्क। तीसरा है आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़, जिसको बोला जाता है प्रतिकारी शुल्क। और चौथा है आपका स्पेशल कस्टम ड्यूटीज़। एक है आपका जनरल इंपोर्ट ड्यूटी और एक है आपका स्पेशल कस्टम ड्यूटीज़, जिसको बोला जा रहा है कि ये आपका लग्जरी आइटम्स पे लग रहा है ये स्पेशल कस्टम ड्यूटीज़। और लग्जरी आइटम्स पे आप देखिएगा कि 200 300% टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो अब केवल जो है वो आयात कर लगता है, निर्यात कर एकदम समाप्त कर दिया गया है 1991 में, जब हम लोग क्विज फार्मूला में साइन किए तब से। तो अब केवल आयात कर लगता है, और आयात कर भी देखिएगा तो 4 प्रकार का ही लगता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जा रहा है कि कुछ भी गुड्स हम लोग मंगा रहे हैं तो उसके ऊपर जनरल इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, यानी कि उसके ऊपर सामान्य निर्यात कर लगता है। और वो कितना लगता है? वो आपका 10% लगता है। और यही जो है वो आपका मतलब कि पिक रेट कहलाता है, यानी कि प्राइस जो है, मतलब समझे ना कि यही जो है वो आपका जो वस्तु का जो है वो दाम कहलाता है। और एक देश जो है स्पेन का जो उत्पादन लागत है मान लो कि 10 रुपया है गुड्स का, बट वो इंडिया में 8 रुपये में ही बेच रहा है, यानी कि वो लॉस पे बेच रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चीज़ों को यहाँ पे डंप करना चाहता है, समझे ना। जैसे कि बोला गया है कि एक देश है स्पेन का उत्पादन लागत है कोई किसी वस्तु का वो है 10 रुपया, बट उस स्पेन जो है वो उसको उस वस्तु को इंडिया में 10 रुपये में बेच रहा है, यानी कि वो 2 रुपये नुकसान पे बेच रहा है, 2 रुपये नुकसान पे बेच रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि वो अपनी चीज़ों को यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा भेज सके, ठीक है ना। आपको जो चीज़ें सस्ती मिलेगी आप उसी की ओर जाओगे ना। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? डंपिंग कर रहा है। तब ऐसे में इंडिया जो है वो उसके ऊपर टैक्स का रेट क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और यहाँ पे जो है वो क्या कहने मतलब है, यहाँ पे जो है एंटी डंपिंग किया गया, सामान महंगा किया गया। सामान महंगा क्यों किया गया? क्योंकि वो यहाँ पे सामान सस्ता में बेच रहा था, तो उसको महंगा करने के लिए टैक्स का रेट को बढ़ा दिया, ठीक है। आगे देखिए, पेन का उत्पादन लागत अगर समझो कि स्पेन में 10 रुपया है और इंडिया में पेन का उत्पादन लागत अगर 11 रुपया है, बट स्पेन जो है उस गुड्स पे यानी कि उस वस्तु पे सब्सिडी देगा। किसके ऊपर? तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो सब्सिडी देगा और साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे अगर वो सब्सिडी देगा, तो ऐसे में इंडिया में वहाँ पे जितना सब्सिडी मिल रहा है उतना टैक्स बढ़ा देगा और गुड्स को महंगा कर देगा। अच्छा समझो, स्पेन में किसी वस्तु का यानी कि वो पेन का उत्पादन किया गया 10 रुपये में स्पेन में, लेकिन इंडिया में उसी पेन का जो है वो उत्पादन किया गया है और उत्पादन लागत जो है वो लगा 11 रुपया। और स्पेन जो है वो क्या करेगा? जब स्पेन जो है वो उस गुड्स पे क्या करेगा? सब्सिडी देगा, यानी कि सहायकी देगा। और वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे जब वो सहायकी देगा यानी कि सब्सिडी देगा, तो इंडिया में क्या किया जाएगा? वहाँ पे जितना सब्सिडी मिल रहा है उतना यहाँ पे टैक्स बढ़ा देगा और गुड्स को महंगा कर देगा। यानी कि देखो हम लोग भी ऐसा करते हैं ना कि आपका स्टार्टिंग क्लास में जब थे आप उसी टाइम बताया गया होगा आपका कि उत्पाद कर लगता है, कुछ कुछ में उत्पादन कर लगता है। उत्पाद कर यानी कि उत्पाद होने से पहले, उत्पादन कर यानी कि उत्पादन होने के बाद। इसके अलावा उत्पाद सब्सिडी मिलता है उत्पादन से पहले। इसके अलावा आपका उत्पाद सब्सिडी यानी उत्पादन होने के बाद भी सब्सिडी मिलता है। इसके अलावा उत्पादन सब्सिडी यानी कि उत्पादन करने से पहले भी सब्सिडी मिलता है। तो वही चीज़ स्पेन में भी चल रहा है। तो स्पेन में एक पेन का उत्पादन करने में 10 रुपये लग रहा है, उसके बाद स्पेन का जो गवर्नमेंट है उस पेन को उत्पादन करने में सब्सिडी भी दे रहा है। तो जितना सब्सिडी वो देगा यानी कि जितना उसका प्राइस को कम करेगा, इंडिया में उतना ही प्राइस को ज़्यादा कर देगा ताकि वो गुड्स को महंगा किया जा सके। तो ओवरऑल स्पेन में जितना लागत में जो है वो पेन बना था उतना ही में ही भारत में जो है वो बेच रहा है। वहाँ सब्सिडी देगा तो वस्तु सस्ता हो जाएगा, ठीक है ना। और भारत में उसी वस्तु के ऊपर टैक्स लगा दिया तो वो वस्तु महंगा हो गया, यानी कि बराबर बराबर। अच्छा, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको अलग से ये चीज़ पढ़ना होगा कि जो आपका आयात शुल्क है वो आपका 4 प्रकार का है। जनरल इंपोर्ट ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और स्पेशल कस्टम ड्यूटी। इन चारों के बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल से समझेंगे आगे। और आप इसको भी थोड़ा बहुत गूगल कर लीजिएगा तो इसको जो है वो आप अपने स्तर पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हो, ठीक है। नहीं समझ में आएगी तो हम उसको समझाने के लिए हम लोग हैं, ठीक है। एक बार हम फिर से समझा देते हैं आपको
कि कर भार यानी कि टैक्स बर्डन के अनुसार दो प्रकार के टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसको पूरा हम लोगों में सिलेबस में शामिल है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा कर पद्धति के अनुसार टैक्स को दो अन्य प्रकार में बांटा जाता है, स्पेसिफिक टैक्स और आपका एड वैलोरम टैक्स। और ये दोनों आपका सिलेबस में नहीं है, बट आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा कर के दर के अनुसार टैक्स को चार प्रकार में बांटा गया है, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और डिग्रेसिव टैक्स। जिसमें से आपका प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल यानी कि प्रगतिशील कर और अनुपातिक कर, इसको सिलेबस में शामिल किया गया है, इसको पढ़ना है। लेकिन दो ठो और जो बच रहा है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कर प्राधिकरण यानी कि टैक्स अथॉरिटी के अनुसार भी टैक्स को तीन भागों में बांटा गया है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और आपका लोकल टैक्स। इसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा करके सभी बारे में पढ़ना होगा। इसके अलावा आयात कर जो बताया गया है, पहले आयात और निर्यात दोनों टैक्स लगता था, बट अब केवल 1991 के बाद केवल आयात कर लगता है। और आयात कर भी आपका चार प्रकार का है, जनरल इंपोर्ट ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और स्पेशल कस्टम ड्यूटी। इन चारों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा एक एक करके डिटेल से, ठीक है ना। और सभी का एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी के बारे में हम लोगों को देखेंगे, और ये सिलेबस में नहीं है, बट हम लोग को इसके बारे में जानना है थोड़ा सा। सर आपका जो है स्पेशल कस्टम ड्यूटी के बारे में हल्का सा समझाए हैं सर, क्या है क्या नहीं वो देख लीजिए। तो स्पेशल कस्टम ड्यूटी में सर बोले हैं कि ये डंपिंग को रोकने का एक तरीका है, यानी स्पेशल कस्टम ड्यूटी यानी कि डंपिंग को ये रोकने का तरीका है। और ये जैसे कि आपका लग्जरियस जितना भी कार है उसके ऊपर आयात पर एकदम 100% तथा सेकेंड हैंड कार पे 200%, और जो भी एक देखते होंगे एग्जाम्पल में बताया था जो हवाना का जो सिगार है उसके ऊपर 700% टैक्स लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो भी आपका ब्रिटिश या फिर जो स्कॉटिश जो वाइन बियर है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा आयात शुल्क लगाया जाता है, ताकि इससे डंपिंग जो है वो उसको रोका जा सके। आयात के ऊपर इसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। और चारों जो आपका आयात शुल्क है वो सभी जो है वो आपका WTO के द्वारा यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान किया गया है, समझे ना। ये सभी बातें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। वीडियो 9 साल में SDM बनेगा बट झारखंड में स्थिति खराब है, ये सब हटाइए। समझ गए, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है। जी हाँ। तो स्पेशल कस्टम ड्यूटी केवल डंपिंग को रोकने के लिए किया जाता है, और ये केवल जितना भी विलासिता संबंधी वस्तु है, लग्जरियस वस्तु है, गुड्स है, इसके ऊपर ये जो है वो लगाया जाता है, ठीक है ना। किसी में 100%, 200%, 700% लगाया जा रहा है, ताकि जो है वो इसका डंपिंग को रोका जा सके। और चारों जो आपका आयात शुल्क है इसको WTO के द्वारा मंजूरी दिया गया है, और चारों आयात शुल्क को आपको डिटेल से एक एक करके समझना होगा। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन सबके बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसी में एक पॉइंट और भी बताया जा रहा है कि जो आपका वाणिज्यिक कर है, तो वाणिज्यिक कर यानी कि कमर्शियल टैक्स में ओनली पेट्रोल और लीकर को शामिल किया जाता है, बाकी बात जितना कुछ भी है सभी आपका GST टैक्स में आता है। तो आपका पेट्रोल और लीकर यानी कि जो शराब वगैरह है और जो आपका पेट्रोल है, लीकर है, ये सभी आपका कमर्शियल टैक्स में शामिल होते हैं। इसके ऊपर जो है वो आपका GST टैक्स नहीं लगता है। बाकी बात जितना भी वस्तु है या जितना भी सर्विस है सभी के ऊपर जो है वो आपका GST टैक्स लगता है। ये लाइन आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो आपका जो बताया गया था कि टैक्स का रेट यानी कि कर दर के अनुसार करों को चार प्रकार में बांटा गया है। एक तो है आपका प्रोपोर्शनल, एक तो है आपका प्रोपोर्शनल टैक्स, दूसरा है आपका देखिएगा तो वो हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुपातिक कर, दूसरा है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स यानी कि प्रगतिशील कर, तीसरा है रिग्रेसिव टैक्स यानी कि प्रतिगामी कर, और चौथा है आपका डिग्रेसिव टैक्स यानी कि अधोगामी कर। इसके बारे में आपको पढ़ना है, ये समझ में आ गया है। अच्छा, एक पॉइंट और भी आपको बताना भूल गए थे हम कि केंद्र का अगर हम लोग कर की बात करें तो आपका सेंट्रल का बहुत सारा टैक्स है, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि आपका डायरेक्ट टैक्स है। अगर हम लोग डायरेक्ट टैक्स में देखें तो ये आपका हो जाएगा इनकम कर, जैसे कि कॉरपोरेट टैक्स, जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स, ये सभी जो है वो आपका डायरेक्ट टैक्स में शामिल है। इसके अलावा आप प्रत्यक्ष कर में अगर हम लोग देखें तो आपका हो जाएगा GST, जैसे कि हो जाएगा आपका स्पेशल कस्टम ड्यूटी, ये आपका आयात कर है, ये सभी जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स में शामिल होंगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा आगे चल के, तो आप वहाँ से इसको जो है वो रिलेट कीजिएगा। अभी तो हम लोग कर दर के अनुसार जो टैक्स के प्रकार है चार गो, उन्हीं प्रकारों के बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है
कि जो आपका अनुपातिक कर है यानी कि प्रोपोर्शनल जो टैक्स होता है ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में। यहाँ पे देखिएगा कि एक तो आपका ग्राफ बनाया गया है। एक तरफ ग्राफ में देखिएगा कि यहाँ पे इनकम ऑफ इंडिविजुअल यानी कि प्रति व्यक्ति जो है सभी का अलग अलग आय को यहाँ पे दर्शा रहा है। और यहाँ पे क्या दर्शा रहा है तो रेट ऑफ टैक्स इन प्रतिशत यानी कि जो कर का जो दर है प्रतिशत में वो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि यह अनुपातिक कर है यानी कि जो है कर का समान दर या फिर नियत है सभी का। यानी कि बोला जा रहा है कि यहाँ व्यक्ति के आय में वृद्धि हो रहा है बट कर का दर नियत है यानी कि व्यक्ति का आय बढ़ रहा है। ये देखिए आय में वृद्धि हो रही है बट लेकिन जो आपका टैक्स का जो रेट है उसका परसेंटेज देखिएगा सबका एक ही बराबर है। इसका भी इतना ही है, इसका भी इतना ही है और इसका भी इतना ही है, मतलब ये अनुपातिक कर है, ये पूरा बराबर है। तो बोला जा रहा है यहाँ व्यक्ति के आय में वृद्धि हो रहा है बट जो कर का जो दर है टैक्स का जो रेट है वो एकदम कांस्टेंट बना हुआ है, समझे ना। तो एक तरफ आपका क्या दिया हुआ है तो एक तरफ आपका प्रति व्यक्ति यानी कि प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है यानी कि सभी का इंडिविजुअल इनकम दिया हुआ है और एक तरफ आपका टैक्स का रेट दिया हुआ है। और अनुपातिक कर में बोला जा रहा है कि यहाँ पे व्यक्ति के आय में वृद्धि तो हो रहा है बट टैक्स का जो दर है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, वो सभी क्या है आपका एक बराबर ही है। जी हाँ, यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद एक एक करके कहानी हम लोग समझेंगे क्या है क्या नहीं है। सो मतलब कि जो टैक्स रेट का जो परसेंटेज है वो एकदम सेम है। एग्जांपल के लिए कर आधार या फिर ये आपका व्यक्तिगत आय, मान लो कोई व्यक्ति जो है वो 5,000 रुपया कमा रहा है तो उसको 5,000 का 10% ही कर दर है, मतलब कि टैक्स का जो रेट है वो उसको 10% देना है। यानी कि किसी व्यक्ति का कमाई है 5,000 रुपया तो वो अपना 5,000 का 10% देगा यानी कि 500 रुपया वो टैक्स देगा, यानी कि कुल देकर यानी कि पेबल टैक्स कितना है उसका 500 रुपया। किसी व्यक्ति का आय जो है इनकम है वो 10,000 रुपया है तो ऐसे में उसको 10% टैक्स देना है यानी कि उसको 1,000 रुपया देना पड़ेगा। इसी के साथ ही देखिएगा किसी व्यक्ति का आय जो है वो 15,000 है और टैक्स का जो रेट है वो 10% है तो ऐसे में उसका जो पेएबल जो टैक्स होगा वो आपका 1,500 होगा। इसी के साथ देखिएगा किसी व्यक्ति का आय जो है वो 20,000 है और उसका जो कर का दर जो है वो आपका 10% है तो ऐसे में जो कुल देय का जो कर है वो आपका 2,000 रुपया हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो वही बोला जा रहा है कि यहाँ पे किसी का सभी व्यक्ति का तो आय अलग अलग है, इंडिविजुअल आय जो देखें वो सभी का अलग है यानी कि आय में वृद्धि तो हो रही है बट जो आपका कर का जो दर है इस दर का जो परसेंटेज है परसेंटेज में तो कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो अगर परसेंटेज में चेंजिंग नहीं होगा तो कुल दे जो कर है वो सभी का अलग अलग होगा। 5,000 का भी 10% दे रहा है, 20,000 वाला भी 10% दे रहा है, तो ये एकदम क्या है दिक्कत है कि नहीं है। तो वही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे इनकम जो है प्रति व्यक्ति का जो इनकम है यानी कि व्यक्तिगत जो इनकम है उसमें क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, लेकिन ये जो आपका कर का जो दर है उसका जो परसेंटेज है वो एकदम कांस्टेंट है यानी कि नियत बना हुआ है। और इसके अलावा देखिएगा जो पेएबल जो रेट है यानी कि कुल दे कर जो है उसमें भी वृद्धि हो रहा है, समझे। इसके बाद देखिए एक और ग्राफ यहाँ पे बनाया जा रहा है, एक और ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है। वो ग्राफ ये दर्शा रहा है, देखिए यहाँ पे इधर आपका है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, ये आपका व्यक्तिगत आय दर्शा रहा है जिसमें वृद्धि हो रहा है लगातार। इसके अलावा यहाँ पे आपका ये दर्शा रहा है पेएबल रेट यानी कि कुल देय कर, इसमें भी लगातार क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। और इसके अलावा ये दिखा रहा है बीच में आपका टैक्स रेट का परसेंटेज यानी कि कर दर का प्रतिशत दिखा रहा है जो कि आपका 10%, 10%, 10% क्या है फिक्स है। तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है, देखिए कोई व्यक्ति अगर 500 रुपया कमा रहा है, ये 5,000 कमा रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ रहा है 500 रुपया। कोई 10,000 कमा रहा है तो उसको देना पड़ रहा है 1,000 रुपया। कोई 15,000 रुपये कमा रहा है तो उसको देना पड़ रहा है 15%। कोई 20,000 कमा रहा है तो उसको देना पड़ रहा है 2,000 रुपया टैक्स, समझे। तो ये ग्राफ में शो क्या कर रहा है तो बोला जा रहा है कि आय की मात्रा में वृद्धि होने पर कर का दर
देखिए आय की मात्रा तो वृद्धि हो रही, सभी का इनकम बढ़ रहा है, 5,000 से 10,000, 10 से 15, 15 से 20,000 हो रहा है। लेकिन आय की जो मतलब सॉरी लेकिन जो कर का जो दर है, टैक्स का जो रेट है, वो सभी का 10% ही फिक्स है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो आपका पेएबल जो टैक्स है, यानी कि कुल देय कर जो है, उसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। पहले देना पड़ रहा था 5,000 के बदले में 500, तो 10,000 के बदले में 1,000, 15,000 के बदले में 1,500 और 20,000 के बदले में 2,000 उसको टैक्स देना पड़ रहा है। समझ में आ गई ये बातें? जी हाँ। तो ये क्या कहलाया है? तो ये आपका जो है वो कहलाता है क्या? तो यही जो है वो आपका कहलाता है अनुपातिक कर। अनुपातिक कर सिंपल से मतलब यही बोलता है कि व्यक्ति के आय में वृद्धि होती है तो उसका जो कुल कर दे जो है उसमें भी वृद्धि होता है, यानी उसका जो टैक्स देने का जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है। लेकिन बोला जा रहा है कि जो टैक्स का जो रेट है वो एकदम 10% अगर फिक्स है, तो ऐसे में टैक्स का रेट भी फिक्स है, लेकिन उसका जो है कर का दर वो क्या हो रहा है, वो वृद्धि हो रहा है। समझे? तो अब हम लोग इसके बारे में, इसका लैंग्वेज के फॉर्म में इसको पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं सो। तो बोला जा रहा है कि अनुपातिक कर व्यवस्था में कर की दर व्यक्तियों के आय में वृद्धि यानी कि कर आधार में वृद्धि होने पर भी नियत होती है। यानी कि जो भी आपका अनुपातिक कर है, अनुपातिक कर व्यवस्था में बोला जा रहा है कि व्यक्ति का जो किसी भी व्यक्ति का अगर व्यक्तिगत आय में वृद्धि हो भी रही है, वृद्धि तो हो रही है, बट वृद्धि होने के बावजूद भी उसका जो कर दर है यानी कि जो टैक्स रेट का जो परसेंटेज है वो एकदम कांस्टेंट होता है। और अर्थात कर आधार में परिवर्तन यानी कि वृद्धि या कमी होने पर भी कर दर में वृद्धि या कमी नहीं होती है, किंतु आय में वृद्धि के साथ साथ पेएबल टैक्स की मात्रा में वृद्धि होती है। जी हाँ, क्या बोले हम कि अनुपातिक कर व्यवस्था में सिंपल एक ही बात याद रखिएगा कि व्यक्तियों के आय में वृद्धि तो हो रही है, उसके साथ साथ कुल जो देय क्षमता है कर का, टैक्स का, उसमें भी वृद्धि हो रही है। और अगर व्यक्तियों के आय में कमी भी हो रही है तो ऐसे में वो भी कम हो रहा है, बट लेकिन यहाँ पे टैक्स का रेट जो है वो जस का तस है, मतलब वो नियत है। यहाँ पे बोला जा रहा है कर का जो दर है उसका परसेंटेज फिक्स है, लेकिन जो कुल देय कर जो है वो बढ़ रहा है। कब बढ़ेगा? जब आपका आय बढ़ेगा तो टैक्स भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, आय कम होगा तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे टैक्स का रेट जो है वो कांस्टेंट है। समझे? मतलब कि इनकम बढ़ी तो आपको जो पेएबल टैक्स है इसकी मात्रा भी बढ़ेगी। समझे? इसके अलावा बोला जा रहा है कि जो आपका अनुपातिक कर व्यवस्था है यानी कि प्रोपोर्शनल टैक्स जो व्यवस्था है, इसमें कुल पेएबल की मात्रा का निर्धारण कर आधार एवं कर की दर को आपस में गुणा करके प्राप्त किया जाता है। तो पेएबल टैक्स की मात्रा का जो निर्धारण है अनुपातिक कर में, देखो अनुपातिक कर व्यवस्था में जो पेएबल टैक्स की मात्रा यानी कि आपको कितना पैसा देना है, इसका निर्धारण कैसे होता है? तो कर आधार एवं कर की दर को आपस में गुणा कर दिया जाता है। यानी कि कर आधार यानी कि कर का आधार कितना है, यानी कि आपके पास पैसा कितना आ रहा है, तो 500 रुपया आ रहा है। और उसके अलावा 500 रुपया को कर की दर यानी कि मान लो कि 500 रुपये का आपको 10% देना है, तो 10 गुने में आपको 100, तो इतना आपको इसको आपस में गुणा कर देता है। तो ये और ये ख़त्म, तो 10 गुने ये 5, तो कितना हो जाएगा? लगभग आपका ये 50 हो जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो 500 रुपये कमा रहा है तो 500 रुपये का 10% 50 हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको इतना जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। तो कुल यही बोला जा रहा है टोटल कुल मिला जुलाकर कि अनुपातिक कर व्यवस्था में जो कुल पेएबल की जो मात्रा होती है इसका निर्धारण कैसे होता है? तो कर का आधार यानी कितना पैसा कमा रहे हो उसमें, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे कर का दर में, यानी कि उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे कर जो आप टैक्स का रेट आप पे कर रहे हो उसका परसेंटेज से, तो आपको जो है वैल्यू निकल के जो भी आएगा वही आपका पेएबल टैक्स होगा। टोटल पेएबल टैक्स यानी कुल देय कर होगा। समझे ये इस बात को? तो ये हो जाएगा आपका अनुपातिक कर। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा कि अनुपातिक कर में टैक्स का मतलब ये व्यक्तिगत आय तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ कुल जो आपका देय कर है यानी कि टोटल पेएबल टैक्स है इसमें भी वृद्धि हो रही है। लेकिन जो आपका कर का जो दर है इसका प्रतिशत में किसी भी प्रकार का कमी या फिर ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो अनुपातिक कर व्यवस्था का गुण देखो क्या है क्या नहीं है सो।
तो बोला जा रहा है कि अनुपातिक कर सरलता एवं एकरूपता के नियम पर आधारित होता है। ये एकदम एकदम सिंप्लिसिटी और एकदम यूनिटरी यानी कि एकरूपता का जो नियम है इसके ऊपर ये आधारित होता है, क्योंकि सभी लोगों के आय के लिए क्योंकि सभी लोगों के लिए कर की दर एक समान होती है। तो बोला जा रहा है कि सभी लोगों के लिए जो कर का दर है यानी कि कर का दर यानी कि टैक्स का रेट यानी कि सभी लोगों के लिए 10% 10% 10% है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये आपका सरलता और एकरूपता के नियम पे आधारित होता है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों के लिए कर का जो दर है यानी कि जो आपका 10% है वो सभी व्यक्ति के लिए बराबर है। कोई 5,000 कमा रहा है तो उसका भी टैक्स का रेट 10% है, कोई 50,000 कमा रहा है तो उसका भी टैक्स का रेट 10% है। ठीक है ना। और इस कारण करदाताओं के द्वारा इसका जो है वो विरोध भी नहीं किया जाता है। तो जो भी करदाता यानी कि जो भी टैक्स भरते हैं उनके द्वारा इनका जो है वो विरोध भी नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि सबका 10% है, बराबर है। इसके अलावा अनुपातिक कर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो टोटल पेएबल टैक्स की जो गणना है ये गणना करना भी आसान होता है, और इस कारण यह अनिवार्यता के नियम को भी संतुष्ट भी करता है। तो अनुपातिक कर में जो आपका टोटल पेएबल टैक्स है यानी कि कुल देय कर जो है इसका काउंटिंग करना भी आसान है। क्या करना है? केवल सिंपल आपको आपका कितना आय है, आय को आप मल्टीप्लाई कर दो कर का दर से जितना प्रतिशत में है। तो आपका आय मान लो कि आपका आय है 5,000 है और आपको टैक्स भरना है 10%। तो 10% 1/100, तो इसको 2 इधर काटोगे 2 इधर काटोगे तो ये आपका आया 500 निकल के। तो ये आपका जो है वो कुल पेएबल यानी कि कुल देय कर है यानी कि टोटल पेएबल टैक्स है। बस एक कीवर्ड याद रखोगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, और ये आपका अनिवार्यता के नियम को भी संतुष्ट करती है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि जो आपका अनुपातिक कर व्यवस्था है तो अनुपातिक कर व्यवस्था में आय वृद्धि के साथ बचत दर में भी वृद्धि होती है। एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स, तो अगर आपका आय में वृद्धि हो रहा है तो इससे आपका जो सेविंग का जो दर है यानी कि बचत जो दर है इसमें भी वृद्धि होती है। एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स यानी कि आपका आयकर। इसके अलावा बोला जा रहा है कि बचत दर में वृद्धि हो रही है, तो बचत दर में वृद्धि के कारण लोगों में कार्य करने की इच्छा में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी अगर आपके पास ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, इससे लोग क्या होंगे और भी ज़्यादा इससे जो है वो क्या होंगे, ये होंगे मतलब कि इंस्पायर होंगे। सही बात है। और इसका फिर क्या परिणाम निकलेगा? तो इसका परिणाम निकलेगा, बोला जा रहा है कि परिणाम स्वरूप बचत दर एवं पूंजी निर्माण में भी इससे क्या होगी? वृद्धि होगी। सेविंग है तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो इससे क्या होगा? परिणाम स्वरूप बचत दर में वृद्धि के कारण पूंजी निर्माण में भी वृद्धि होगी यानी कि आप निवेश करोगे। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके अलावा देखिएगा तो बोला जा रहा है कि जो आपका अनुपातिक कर व्यवस्था है वो आपका न्याय की समानता सिद्धांत पर भी कार्य करती है। न्याय की समानता सिद्धांत पर भी कार्य करती है, क्योंकि आय में वृद्धि के साथ साथ कर देयता यानी कि पेएबल टैक्स में अत्यधिक वृद्धि नहीं होता है। यानी कि अगर आपका आय में वृद्धि हो रहा है तो ऐसे में आपका जो टैक्स देने की जो रेट है उसमें ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रहा है। यानी कि आपको 10% देना है, 10% देना है, आप कितना भी कमाइए आपको 10% देना है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो ये आपका किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्याय की समानता सिद्धांत पर ये कार्य करती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि जो आपका अनुपातिक कर व्यवस्था है, तो जो आपका अनुपातिक कर व्यवस्था है इसमें कर दर का जो निर्धारण है वो आपका आर्थिक बौद्धिकता के आधार पर किया जाता है। तो अनुपातिक कर व्यवस्था में कर दर का जो निर्धारण है वो आपका आर्थिक बौद्धिकता के आधार पर किया जाता है। और वहीं अगर हम लोग प्रगतिशील कर की बात करें, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रगतिशील कर। अब प्रगतिशील कर क्या होता है? तो वो होता है आपका प्रगतिशील कर आपका होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि अनुपातिक कर व्यवस्था में जो कर दर का जो निर्धारण है, तो बोला जा रहा है कि जो आपका अनुपातिक कर व्यवस्था है यानी कि जो आपका प्रोपोर्शनल टैक्स जो है इसमें कर दर का जो निर्धारण हो रहा है यानी कि टैक्स रेट का जो डिसीजन लिया जा रहा है वो आपका आर्थिक बौद्धिकता के आधार पर लिया जा रहा है यानी कि इकोनॉमिक इंटेलेक्चुअल के आधार पर लिया जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग प्रगतिशील कर व्यवस्था की बात करें तो उसमें जो आपका कर दर का जो निर्धारण होता है वहाँ पर आर्थिक बौद्धिकता नहीं पाया जाता है। तो सिंपल कीवर्ड लिखिएगा तो लिखिएगा कि आपका प्रोपोर्शनल टैक्स यहाँ पे आर्थिक बौद्धिकता का यूज, और लिखिएगा कि आपका प्रोग्रेसिव टैक्स वहाँ पे आर्थिक बौद्धिकता का नो यूज। बस इतना ही लिख दीजिएगा, आप समझ जाइएगा। प्रगतिशील में कैसे है तो वो देखिए,
जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बोला जा रहा है कि स्टेट कभी कभी मनमाना टैक्स लगाता है, यानी राज्य जो है वो कभी कभी मनमाना टैक्स लगाता है। 30 लाख के ऊपर अगर देखिएगा तो सभी के ऊपर 30% का टैक्स लगता है, और 0 से 2.5 लाख पे है तो आपको एकदम कर का छूट है। यानी कि अगर आप 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप 30 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको फिर 30% टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर। इसके अलावा 2.5 से 5 लाख पर अगर आप कमा रहे हो, 2.5 से 5 लाख रुपए कमा रहे हो सालाना, तो आपको जो है वो 5% टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे सालाना होगा कि यहाँ पे मंथली होगा, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर आप 0 से 2.5 लाख रुपए तक कमा रहे हो तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरना है। लेकिन अगर आप 2.5 से 5 लाख रुपए कमाओगे तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। बट क्वेश्चन है कि 5% ही क्यों? ये 3% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है, तो वो क्यों नहीं है? तो इसका जो है वो एग्जैक्ट आंसर गवर्नमेंट नहीं दिया है, ना ही कोई जनता जानता भी नहीं है इसके बारे में, यानी कोई भी लॉजिकल बेस नहीं है। तो यही बोला जा रहा है कि जो आपका प्रोग्रेसिव जो टैक्स है, यानी कि प्रगतिशील जो टैक्स है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का आर्थिक बौद्धिकता नहीं पाया जाता है। लेकिन जो आपका अनुपातिक कर है, यानी कि जो आपका प्रोपोर्शनल टैक्स है, यहाँ पे आपका आर्थिक बौद्धिकता पाया जा रहा है। यानी कि अगर आप 5,000 कमाओ, 10,000 कमाओ, 50,000 रुपये कमाओ या 1 लाख रुपये कमाओ, आपको हर हाल में 10% ही टैक्स देना है। क्लियर, ये हो गया। तो यहाँ पे जो है वो आपका आर्थिक बौद्धिकता का आधार देखने को मिलता है, इसका निर्धारण भी आर्थिक बौद्धिकता के आधार पर ही किया जाता है। बट प्रगतिशील कर में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो अनुपातिक कर व्यवस्था है, तो अनुपातिक कर व्यवस्था का कुछ गुण भी है, कुछ इसका दोष भी है, और इसका कुछ क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना भी है। तो बोला जा रहा है कि अनुपातिक कर व्यवस्था कर भार के समान वितरण सिद्धांत पर आधारित नहीं होता है। यानी कि जो आपका अनुपातिक कर व्यवस्था है, जो आपका प्रोपोर्शनल जो टैक्स है, ये आपका कर भार के समान वितरण सिद्धांत पर, कर भार यानी कि टैक्स बर्डन के समान वितरण सिद्धांत पर यह आधारित नहीं होता है। बोला जा रहा है कि गरीबों पर अमीरों की तुलना में कर भार ज़्यादा होता है, अर्थात गरीबों के द्वारा अपने आय या फिर व्यय क्षमता से अधिक कर का भुगतान करना पड़ता है, और यह एक विदित है। समझे ना? तो यही इसका पहला क्रिटिसिज्म है कि जो आपका अनुपातिक कर व्यवस्था है वो कर भार के एक समान वितरण सिद्धांत पे ये आधारित नहीं होता है। कर भार के एक समान वितरण पे ये आधारित नहीं होता है, यानी कि गरीबों पर अमीरों की तुलना में कर भार ज़्यादा होता है। यही होता है ना, अर्थात गरीबों के द्वारा अपने आय और अपने व्यय क्षमता से अधिक कर का भुगतान करना पड़ता है, और ये जो है वो एक विदित है। और बोला जाता है कि यह विदित है और यह विदित है। विदित है यानी कि ये ज्ञात है कि आय में वृद्धि के साथ साथ आपका साख मुद्रा, सॉरी, बोला जा रहा है कि आय के वृद्धि के साथ, यानी कि आय में जब वृद्धि होता है तो उसके साथ में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में भी कमी आती है, और इस कारण निम्न आय समूहों या फिर व्यक्तियों के द्वारा उच्च आय समूहों की तुलना में आर्थिक त्याग करना पड़ता है। यानी कि एक तरह से आपका ना जबरदस्ती देने वाला आपका दान हो गया। तो ये बोला जा रहा है कि आय में तो वृद्धि हो रहा है, तो जैसे ही आपका आय में वृद्धि होगा तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में क्या होगी? कमी होगी, और इस कारण जो आपका निम्न आय समूह है, यानी कि जो आपके छोटे वर्ग के वाले जो समूह है, या फिर छोटे यानी कि निम्न आय समूहों के द्वारा या फिर व्यक्तियों के द्वारा उच्च आय समूहों की तुलना में अधिक जो है वो आर्थिक त्याग करना पड़ता है। यानी कि गरीबों को अमीरों की तुलना में अधिक से अधिक जो है वो टैक्स भरना पड़ता है। एक तरह से आपका ज़बरदस्ती वाला टैक्स हो गया। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? एक तरह से इकोनॉमिक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आर्थिक रूप से हम लोग क्या कर रहे हैं? आर्थिक त्याग कर रहे हैं। तो ये बोला जा रहा है कि जो जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया। इनकम टैक्स क्या हो गया कि आपका अमीरों से लिया जा रहा है, जबकि आपका जीएसटी हो गया, यानी कि जो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है ये गरीबों से लिया जा रहा है। तो इनकम टैक्स जिसके पास ज़्यादा पैसा आएगा वही देगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी जो गरीब है जो अमीर है सबको देना है। तो अमीरों से लिया जाएगा जब आपके पास ज़्यादा एक सर्टेन अमाउंट आएगा, उसके बाद ही आपको टैक्स देना है। लेकिन गरीबों के पास ऐसा है क्या? नहीं। आप एक सामान खरीदते हो तो बदले में आपको जीएसटी भरना ही भरना है नहीं? आओ, इंडिया की बात कर रहे तो ये एक तरह से आपका इकोनॉमिक सेक्रीफाइस है, ज़बरदस्ती वाला दान है कि नहीं है? जी हाँ। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि आय में वृद्धि हो रहा है तो मुद्रा की समान उपयोगिता में क्या होती है? कमी आती है, और इस कारण जो निम्न आय का जो समूह है या फिर जो व्यक्ति है उसके द्वारा अधिक
यानी कि उच्च आय वाले समूहों की तुलना में जो है वो अधिक आर्थिक त्याग करना पड़ता है, यानी कि अधिक इकोनॉमिक सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये एक तरह से ज़बरदस्ती वाला दान हो गया कि आपको दान देना है, ज़बरदस्ती वाला दान देना है, तो ये फिर तो दिक्कत है ना भाई। ऐसा दान ही क्या तो आपको ज़बरदस्ती देना पड़ जाए। दान तो आपका इच्छा के अनुसार होता है ना, आपको इच्छा है तो दीजिए, नहीं इच्छा है तो आप छोड़ दीजिए, ऐसा ही होता है ना। जी हाँ, तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है जो कि पता होना चाहिए आपको भी। आगे नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि यद्यपि अनुपातिक जो कर व्यवस्था है, तो यद्यपि अनुपातिक कर व्यवस्था में अमीरों एवं गरीबों पर एक समान कर दर लागू होता है। अगर जो बोला जा रहा है कि जो आपका प्रोपोर्शनल टैक्स है, अनुपातिक कर व्यवस्था है, इसमें अमीरों के ऊपर भी और गरीबों के ऊपर भी एक समान कर दर यानी कि एक समान टैक्स का रेट लागू होता है, यानी कि सबके ऊपर 10% ही लग रहा है। कोई अमीर 10 लाख रुपये भी कमा रहा है तो उसके ऊपर भी 10% लग रहा है, कोई गरीब 5,000 रुपये कमा रहा है तो उसके ऊपर भी 10% लग रहा है टैक्स। ठीक है। परिणाम स्वरूप सरकार के राजस्व वृद्धि में गरीबों का योगदान जो है वो अधिक होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आय विषमता के कारण गरीबों की संख्या अमीरों की तुलना में अप्रत्याशित रूप से अधिक पाई जाती है। जी हाँ, एक तरह से अच्छा भी है खराब भी है। कैसे कैसे वो देखिए, बोला जा रहा है कि जो आपका अनुपातिक कर व्यवस्था है, इसमें अमीरों और गरीबों के ऊपर केवल अमीरों और गरीबों के ऊपर एक समान कर का जो दर है वो लागू होता है। तो ऐसे में क्या होता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, सरकार के राजस्व वृद्धि में, यानी कि सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, इसमें अमीरों का जो योगदान है उससे ज़्यादा योगदान गरीबों का आता है। यानी कि गरीब जो है ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में आय का विषमता है, किसी पास ज़्यादा पैसा है, किसी पास ढेर ज़्यादा पैसा है, किसी पास कम पैसा है, किसी पास ढेर कम पैसा है। तो ये क्या हो गया, अर्थव्यवस्था में आय का विषमता हो गया। तो अर्थव्यवस्था में आय का विषमता है, तो ऐसे में गरीबों की संख्या में क्या हो गई है, अमीरों की तुलना में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो गई है। तो गरीब की संख्या अमीरों की संख्या से ज़्यादा है, अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा है। तो ऐसे में गरीब ही जो है वो ज़्यादा टैक्स भरेंगे ना। तो सरकार का जो राजस्व वृद्धि हो रहा है उसमें गरीबों के योगदान ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अर्थव्यवस्था के आर्थिक समृद्धि एवं विकास में अमीरों की तुलना में गरीबों का योगदान जो है वो अधिक हो जाता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक समृद्धि जो है, तो अर्थव्यवस्था में जो आपका आर्थिक समृद्धि है और जो आपका विकास है, इसमें अमीरों की तुलना में गरीबों का जो योगदान है वो ज़्यादा होता है। तो अमीरों की तुलना में गरीबों का जो है योगदान ज़्यादा होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि में, और वो भारत में खास करके ज़्यादा है। तो ये सभी पॉइंट आपका इसका आलोचना है, इसका क्रिटिसिज्म है अनुपातिक कर का भी, इसको भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बोला जा रहा है कि जो आपका अनुपातिक कर व्यवस्था है वो आपका लोच के सिद्धांत पे कार्य नहीं करता है, यानी कि इलास्टिसिटी के प्रिंसिपल पे ये आधारित नहीं है, क्योंकि अधिक वित्तीय आवश्यकता की स्थिति में सरकार के द्वारा अनुपातिक करों की दरों में परिवर्तन नहीं किया जाता है, जैसे कि मंदी के काल। तो बोला जा रहा है कि अनुपातिक कर व्यवस्था जो है वो इलास्टिसिटी के प्रिंसिपल पे, यानी कि लोच के सिद्धांत पे ये कार्य नहीं करता है। कहने का मतलब है कि जब आपका अगर कहीं भी अगर देश में अगर वित्तीय आपातकाल आया, तो ऐसे में आप उसमें टैक्स का रेट में आप बढ़ोतरी भी नहीं कर सकते हो ज़्यादा राजस्व प्राप्ति के लिए, क्योंकि आपका ये इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि अधिक वित्तीय आवश्यकता की स्थिति में भी सरकार के द्वारा अनुपातिक करों की दरों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर आपके यहाँ पे मंदी है यानी कि रिसेशन है, महामंदी यानी कि डिप्रेशन है, तब भी आप कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। इसके अलावा बोला जा रहा है कि मंदी के समय निम्न आय वाले समूहों पर कर के भार में वृद्धि होती है, और ऐसी स्थिति में सरकार जो है, देखिए जब भी मंदी का टाइम आता है तो मंदी के टाइम में देखिएगा कि जो आपके निम्न आय वाले जो वर्ग होते हैं, निम्न आय वाले जो समूह होते हैं, इनके ऊपर जो कर का जो भार है यानी कि टैक्स का जो बर्डन है, उस टैक्स के बर्डन में क्या होती है, वृद्धि होती है। और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में सरकार अपने वित्तीय आवश्यकताओं का पूरा करने हेतु कर की दरों में वृद्धि नहीं किया जा सकता है। तो जब भी मंदी आता है तो मंदी में बढ़ जा रहा है कि गरीबों के ऊपर या फिर जो निम्न आय वाले समूह है या फिर जो भी वंचित वर्ग है
इसके कर के भार में यानी कि टैक्स के बर्डन में वृद्धि होती है। और ऐसी स्थिति में सरकार जो है वो अपने वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करों की दर में किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर कर का दर बढ़ा दिए तो अमीरों के ऊपर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन गरीबों के ऊपर टेंशन हो जाएगा ना, क्योंकि गरीबों के ऊपर, निम्न आय वाले लोगों के ऊपर कर का जो भार है वो अधिक होता है मंदी के टाइम में। तो ओवरऑल कहा जाए तो खर्च भी एक लिमिट तक ही करना होगा, फूड के ऊपर, वाटर के ऊपर, नहीं तो ऐसे में फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इस तरह से देखिएगा तो आपका जो अनुपातिक कर जो है, कर व्यवस्था, प्रोपोर्शनल जो टैक्स है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो प्रोपोर्शनल टैक्स में केवल और केवल आप 10% वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि आय में वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ कुल पे जो आपका दर है यानी कुल देय कर जो है उसमें भी वृद्धि हो रही है टैक्स, लेकिन जो आपका टैक्स का जो रेट है, कर का जो दर है वो उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, वो एकदम कांस्टेंट है। आय में वृद्धि हुआ तो आपका जो कुल देय कर है यानी कि जो आप टोटल जो टैक्स भर रहे हो उसमें भी वृद्धि हो रहा है, लेकिन जो कर का जो दर है, कर दर का जो प्रतिशत है वो उसमें किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं हो रहा, वो एकदम कांस्टेंट है, यानी कि वो नियत है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है। तो यहाँ तक जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी क्या पढ़े हैं, तो वो आपका पढ़ चुके हैं हम लोग, ये क्या बोलते हैं इसको, टैक्स, मतलब ये प्रोपोर्शनल टैक्स यानी कि अनुपातिक कर जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम लोग। अनुपातिक कर का हम लोग गुण भी देख लिए हैं, इसका हम लोग आलोचना भी देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रगतिशील कर के बारे में। प्रगतिशील के बारे में यहाँ पे सबसे पहले वो ग्राफ बनाया गया है, और ग्राफ में बताया जा रहा है कि आपका ये कर का आधार है यानी कि व्यक्तियों का आय है, और ये कर की दर है यानी कि टैक्स का रेट है। ठीक ना, और ये ग्राफ आप तभी समझिएगा जब इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, तभी आप इसको ग्राफ को समझ पाइएगा। ठीक ना, तो इस ग्राफ को अभी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिए। पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट, ये इसका जो है लैंग्वेज पढ़ते हैं, लैंग्वेज के बाद आप इसको समझ पाइएगा। तो बोला जा रहा है कि जो आपका प्रगतिशील कर व्यवस्था है इसमें आय का वृद्धि यानी कि कर का आधार, इसमें वृद्धि होने के साथ साथ कुछ कुछ होता है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, अर्थात ये छोड़ दो, ऊपर वाला छोड़ दो, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत क्या है, ये मीनिंग पूरा फुल नहीं है, छूट गया है। तो बोला जा रहा है कि कर वृद्धि, मतलब कि कर आधार में वृद्धि के साथ साथ कर भार में भी वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप उच्च आय वाले व्यक्तियों को निम्न आय वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक कर का भुगतान किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाओगे तो आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, और कम पैसा कमाओगे तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा, और एक बहुत कम कमाओगे तो आपको टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा है। तो क्या बोला गया है कि कर आधार में वृद्धि होने पर, यानी कि आपका अगर आय में वृद्धि हो रहा है तो आय में वृद्धि के साथ साथ आपको कर भार में यानी कि टैक्स बर्डन में भी वृद्धि होगा, और इसका परिणाम क्या होता है कि उच्च आय वाले व्यक्तियों को निम्न आय वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक कर का जो है भुगतान किया जाता है। दूसरे शब्दों में देखिए, इसी लैंग्वेज को 3-4 जो है वो तरह से समझाया गया है। तो दूसरे शब्दों में बोला गया है कि अमीर व्यक्तियों पर कर भार अधिक एवं गरीब व्यक्तियों पर कर भार कम होता है। किसमें, तो आपका प्रगतिशील कर में, एवं गरीब व्यक्तियों पर कर भार कम होता है। सामान्यतः प्रत्यक्ष करों की प्रकृति, देखिए प्रत्यक्ष कर यानी कि जो भी आपके डायरेक्ट टैक्स है उसकी जो प्रकृति है वो आपका प्रगतिशील प्रकार की होती है, जैसे कि आय कर, निगम कर, ये सभी। ठीक है, देखो यहाँ बोला जा रहा है कि इसकी जो प्रकृति है वो आपका कैसा है, तो आपका देखते हैं कि जो आपका डायरेक्ट टैक्स का जो प्रकृति है वो आपका प्रगतिशील प्रकार की है, यानी कि अगर आपका आय में वृद्धि हो रहा है तो भैया आपको फिर टैक्स में भी वृद्धि करना पड़ेगा। और इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि ये सभी जो प्रत्यक्ष कर है ये सभी लोग देते हैं क्या, नहीं देते हैं। जो पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, जिनके पास एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हो रहा है, वही लोग टैक्स भर रहे हैं। सभी लोग टैक्स भरते हैं क्या, तो नहीं भरते हैं। समझ में आ गया ये बात मेरी, जी हाँ। तो ये हो गया आपका प्रगतिशील कर, यानी कि अगर आपके टैक्स में वृद्धि हो रहा है, या यानी कि आपके अगर इनकम में वृद्धि हो रहा है तो आपका जो टैक्स का जो बर्डन है यानी कि कर का जो भार है इसमें भी वृद्धि होगा। और इसमें बोला जा रहा है कि प्रगतिशील कर में बोला जाता है कि जो आपका
जो आपका अमीर जो वर्ग है, उच्च आय वाले जो समूह हैं, इनके ऊपर कर का जो भार है वो अधिक होता है निम्न आय वाले समूहों की तुलना में। समझिए ये बात को। जी हाँ। अब हम लोग इसका जो है वो आपका ग्राफ समझते हैं। अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 लाख पे आपको 10% देना है, 2 लाख पे आपको 20% देना है, 3 लाख अगर कमा रहे हो तो आपको ये 30% देना है। यानी कि ये रैपिड बढ़ रहा है। 1 लाख पे 10% तो 10 लाख पे 20%, 1 करोड़ पे 30%, तो ये धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। देखिए 2 तरह का है। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको 10% देना पड़ेगा। अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको 20% देना होगा। और 3 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको 30% देना होगा टैक्स। ये एकदम रैपिड बढ़ रहा है ना, एकदम पूरा स्पीड बढ़ रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि 1 लाख पे आपको 10% है, लेकिन 10 लाख पे फिर आपको जो है वो 20% देना है। फिर देखिए अगर आप 1 करोड़ भी कमा रहे हो तो भी आपको 30% देना है। उसके बाद आप 5 करोड़ भी कमा रहे हो तो उसके बाद भी आपको 30% देना है। यानी कि आप जितना भी ज़्यादा कमाओगे, लेकिन आपको एक 30% से ज़्यादा यहाँ पे टैक्स का व्यवस्था ही नहीं है। 30% तक ही देना है आपको। यानी कि धीरे धीरे ऊपर उठेगा। यहाँ पे वो ग्राफ बनाया गया है। एक यहाँ पे भी है, ऐसा भी है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, ठीक ना, 3 गो है यहाँ पे। ये जो है देखिए यहाँ पे कर का आधार यानी कि व्यक्ति के आय में वृद्धि हो रहा है, तो ये टैक्स का जो रेट है इसमें वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका पूरा रैपिड ऊपर उठेगा, एकदम सीधा ऊपर। ये रैपिड ऊपर उठा। 1 लाख रुपए कमाए तो 10%, 2 लाख कमाए तो 20%, 3 लाख रुपए कमाए तो 30%। ये रैपिड ऊपर उठा। फिर ये देखिए ये आपका एवरेज ऊपर उठ रहा है। और ये एकदम देखिए एकदम ये धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि आपका 1 करोड़ में 30% है, 20 देखिए ऐसा 1 लाख में 10% है, 10 लाख में 20% है, फिर आपका 1 करोड़ में 30% है। ये नहीं है कि ये आपका धीरे धीरे उठ रहा है। तो ये ऐसे एवरेज। तो यहाँ पे 3 तरह का दिखाया जा रहा है। एक तरफ आपका कर का दर है, एक तरफ आपका कर का आधार यानी कि व्यक्तियों का आय है। यहाँ पे देखिएगा कि ये एकदम पूरा ये जो है वो पूरा एकदम रैपिड ऊपर उठ रहा है। ये जो है वो एकदम एक आपका औसत ऊपर उठ रहा है। और ये जो है वो आपका एकदम धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। और यही जो है वो आपका प्रगतिशील कर है। समझ गए ये बात को। जी हाँ। मान लीजिए ये आपका ऐसा है टैक्स, मतलब ये ग्राफ है। प्रगतिशील में देखिए कि आप धीरे 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 ऊपर उठेगा, धीरे धीरे ऊपर उठेगा, ठीक है। और एक फिक्स अमाउंट पे जाके एकदम रुक जाएगा। आप जितना भी कमाओ उसके बाद इतना ही देना है आपको। यानी कि ऐसे है। फिर ये फिक्स हो गया कि नहीं हो गया। जी हाँ। तो ये आपका प्रगतिशील कर है। तो बोला जा रहा है कि एक फिक्स अमाउंट पे जो है वो जाकर ये एकदम रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। इंडिया में बोला जा रहा है कि मैक्सिमम 30% पे ही टैक्स है। चाहे जितना भी कमाओ आपको 30% से ज़्यादा टैक्स देना नहीं है। यानी कि एक समय पे जाकर ये एकदम रुक जाएगा। यहाँ पे देखिए कर का आधार यानी कि व्यक्तियों की आय है। यहाँ भी यानी कि पेएबल टैक्स की मात्रा है, यानी कि कर दर की मात्रा है। तो ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, रैपिड उठा, फिर धीरे धीरे उठा, धीरे धीरे उठा, एक समय पे जाके एकदम रुकिए गया। तो बोला जा रहा है कि कुल कर की मात्रा में वृद्धि अप्रत्याशित रूप से हुई। अचानक वृद्धि कैसे हुआ, तो आय में वृद्धि हुआ। एग्जाम्पल के लिए 10 गुना इनकम बढ़ा तो 10 गुना पेएबल टैक्स भी बढ़ेगा। यानी कि अगर आपका अचानक देखिएगा कि आपका अगर 10 गुना इनकम बढ़ेगा, आप कमाते थे अभी 1,000 रुपया, इसका 10 गुना और बढ़ जाएगा। यानी कि 1,000 रुपया कमाते थे, अब आप कमा रहे 10 लाख रुपया। तो ऐसे में आपका 10 लाख रुपये यानी कि आपका अप्रत्याशित रूप से आपका आय में वृद्धि हुआ। तो आपका फिर जो आपका कुल पेएबल जो टैक्स है इसमें भी वृद्धि होगा। और ऐसे में आपके अंदर फिर क्या होगा, कर चोरी की भावना और कर जो है वो वंचना की भावना ये ऐसे में ज़्यादा है आपका विकसित होने लगेगा। आप टैक्स चोरी करने लग जाओगे, ठीक है ना। तो प्रगतिशील कर में एक ही चीज़ याद रखिए कि आपका अगर आय में वृद्धि हो रहा है तो जो आपका कर भार है इसमें भी वृद्धि होगा। और एक फिक्स अमाउंट पे जाकर ये एकदम रुक जाएगा। भारत में टैक्स का व्यवस्था कितना है, किसको कितना % टैक्स देना होता है, ये सभी आप जानिएगा। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। और ये भी आपको बताया गया है कि 30% से ज़्यादा टैक्स लगता नहीं है। तो किस पे कितना लगता है वो आप थोड़ा सा आप हल्का सा रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए जो है वो चीज़ें आसान हो जाए। अब हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में देख ही रहे थे। तो आपको बताया गया था क्या क्या अभी तक। तो अभी तक बताया गया था कि बोला गया था
कि उच्च आय, ये बोला गया था यहाँ पे कि जैसे ही आपके कर आधार में वृद्धि होता है, यानी कि आपके इनकम में वृद्धि होता है, तो उसके साथ ही साथ आपके कर में भी वृद्धि होता है, यानी कर भार में भी, यानी टैक्स बर्डन में भी वृद्धि होता है। परिणाम स्वरूप कहा जाए तो उच्च आय वाले व्यक्तियों को निम्न आय वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक कर का जो है वो भुगतान किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अमीर व्यक्तियों पर कर भार अधिक एवं गरीब व्यक्तियों पर कर भार कम होता है। और सामान्यतः देखा जाए तो प्रत्यक्ष करों की जो प्रकृति होती है वो आपका प्रगतिशील प्रकार की होती है, जैसे कि आय कर और निगम कर। इसके अलावा जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन टैक्स को कौन सा, ये कौन इसको बोल रहे हैं, भूल रहे हैं हम अभी। कैपिटल गेन टैक्स, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और आपका कैपिटल गेन टैक्स, कौन इसको टैक्स बोलते थे अभी भूल रहे हैं हम, कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी हम भूल रहे हैं, याद है बट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हम भी। तो कैपिटल गेन टैक्स की जो प्रकृति है वो आपका अनुपातिक प्रकृति का होता है। अच्छा, ये छोड़ दीजिए, केवल इतना याद रखिए कि इनकम टैक्स और जो आपका कॉरपोरेट टैक्स है इसकी प्रकृति प्रगतिशील प्रकार की होती है, जबकि जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है इसकी प्रकृति अनुपातिक प्रकार की होती है। ठीक है ना। तो यही बोला जा रहा है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है सामान्यता। सामान्यता जो प्रत्यक्ष कर है उसकी प्रकृति प्रगतिशील होती है। सामान्यता मतलब कि सब नहीं, दो चार ही, ऐसा। आगे देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि प्रगतिशील कर व्यवस्था में कुल कर की मात्रा का निर्धारण कर आधार एवं बढ़ती हुई कर का दर आपस में गुणा करके किया जाता है। तो प्रगतिशील कर में जो कर व्यवस्था का जो है, प्रगतिशील कर व्यवस्था में जो कुल कर की मात्रा का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो कर दर और बढ़ती हुई कर दर को आपस में गुना करके, यानी कर दर यानी कितना परसेंट बढ़ा है, पैसा कितना इनकम बढ़ा है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, कर का दर से। तो जो भी अमाउंट आएगा वही आपका प्रगतिशील कर निकल कर आएगा। तो इसका ये सब फॉर्मूला यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा देखिए, हम लोग प्रगतिशील कर का गुण देखेंगे, फिर इसका कुछ कुछ दोष भी देखेंगे, ठीक है ना। इसका गुण देखेंगे, फिर इसका जो है वो हम लोग दोष देखेंगे। तो ये रहा आपका प्रगतिशील कर का गुण। तो बोला जा रहा है प्रगतिशील कर व्यवस्था को इसके गुणों के कारण सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। लगभग इसको हर देश अपनाया है। प्रगतिशील कर को हर देश अपनाया है। क्यों अपनाया है, क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो सार्वभौमिक है, इसलिए। फिर बोला जा रहा है कि प्रगतिशील कर समान आर्थिक त्याग के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो प्रगतिशील जो कर है वो आपका समान आर्थिक त्याग के सिद्धांत पर आधारित होता है। कहने का अर्थ है कि कम आय वाले व्यक्तियों को कम कर और अधिक आय वाले व्यक्तियों को अधिक कर का भुगतान करना होता है। यानी कि जो कम कमाएगा उसको कम टैक्स देना पड़ेगा और जो ज़्यादा कमाएगा उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि प्रगतिशील कर जो है वो आपका समान आर्थिक त्याग के सिद्धांत पे कार्य करता है। और फिर इसी कारण कर भार का वितरण सभी व्यक्तियों पर एक समान होता है। तो इसी कारण देखिएगा कि कर भार का जो वितरण है सभी व्यक्तियों पर एक समान होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये आपका एबिलिटी टू पे, यानी कि जो है वो देने की जो समर्थता है, यानी कि आपके पास इतना देने का क्षमता है, उसी के आधार पर ये काम करेगा। तो बोला जा रहा है कि प्रगतिशील कर दे योग्यता के जो सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी कि आप कितना पैसा पे कर सकते हो, आप जितना कमाओगे उतना ही पे करोगे ना, उतनी क्षमता रहेगा ना। तो ये जो प्रगतिशील कर है वो आपका एबिलिटी टू पे, यानी कि कर दे योग्यता के सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि प्रगतिशील जो कर व्यवस्था है वो कर भार एवं पूंजी की सीमांत उपयोगिता के आधार पर समानता के नियम पर कार्य करती है। तो प्रगतिशील कर व्यवस्था जो है वो कर भार और आपका पूंजी की सीमांत उपयोगिता, तो कर भार यानी कि टैक्स बर्डन और पूंजी की सीमांत उपयोगिता के आधार पे ये कार्य करती है, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा सा इसको रिलेट करने का प्रयास कीजिएगा एग्जाम्पल के साथ। फिर बोला जा रहा है कि इस व्यवस्था में, यानी कि प्रगतिशील कर व्यवस्था में
बोला जा रहा है कि इस व्यवस्था के द्वारा समाज में आय एवं संसाधनों का पुनः वितरण प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सकता है। यानी कि ये जो प्रगतिशील कर व्यवस्था है, इसके माध्यम से समाज में आय का यानी कि इनकम का और संसाधन यानी कि रिसोर्सेज का पुनः वितरण जो है वो प्रभावी रूप से किया जा सकता है। और इस कारण सामाजिक आर्थिक विषमता को कम करने में प्रगतिशील कर की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। तो जो भी आपका सामाजिक आर्थिक जो विषमता है, अगर इसको आपको कम करना है तो ऐसे में प्रगतिशील की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि ये प्रगतिशील कर की जो भूमिका है वो आपका, इसके माध्यम से आप समाज में आय का और संसाधनों का पुनः वितरण कर सकते हो। जो ज़्यादा कमा रहा है उससे ज़्यादा टैक्स लो और जो कम कमा रहा है उससे कम टैक्स लो, तो एक तरह से ये बैलेंस हो रहा है। आय का जो विषमता है, इसके अलावा सामाजिक आर्थिक जो विषमता है, इसको आप कम करने का यानी कि दोनों के बीच में जो खाई है, जो गैप है, इसको आप कम करने का प्रयास करोगे इसके माध्यम से। इसके अलावा बोला जा रहा है कि यह कर व्यवस्था मितव्ययता के सिद्धांत पर भी कार्य करती है। मितव्ययता के सिद्धांत यानी कि जितना ज़रूरत है उतना ही खर्चा करना, इसके सिद्धांत पर भी कार्य करती है। कहा जाता है कि कर दर में वृद्धि होने पर भी प्रशासनिक लागत में वृद्धि नहीं होती है और इस कारण कर दर की उत्पादकता अधिक होती है। तो क्या बोला गया है कि ये जो कर व्यवस्था जो है वो आपका मितव्ययता के सिद्धांत पे कार्य करता है, क्योंकि कर दर में वृद्धि होने पर भी यानी कि टैक्स का जो रेट है यानी कि कर का जो दर है, इसमें वृद्धि होने पर भी प्रशासनिक लागत में वृद्धि नहीं होता है। यानी कि जो आपका कर दर है इसमें अगर आप वृद्धि कर रहे हो तो ऐसे में आपका प्रशासनिक दर में भी वृद्धि नहीं होता है और इस कारण इस कर की जो उत्पादकता है वो अधिक होती है। ये सभी लैंग्वेज है, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में याद करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपका प्रगतिशील कर व्यवस्था है वो लोच के नियम पर आधारित होता है, यानी कि इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। यानी कि बोला जा रहा है कि राज्य जो है वो आपके अपने आवश्यकता अनुसार करों के दरों में वृद्धि भी कर सकता है या फिर कमी भी कर सकता है और साथ ही साथ अपने वित्तीय प्रबंधन को ये सुनिश्चित करता है। तो अपने वित्तीय प्रबंधन को फुलफिल करने के लिए करों के दर में वृद्धि या फिर कमी कर सकता है अपने अपने सुविधा के अनुसार, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपका आर्थिक क्रियाकलाप है, आर्थिक क्रियाकलाप में तीन चीज़, उत्पादन है, वितरण है, उपभोग है। तो ये बोला जा रहा है कि आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि के साथ साथ प्रगतिशील कर से प्राप्त राजस्व में भी वृद्धि होती है। तो आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि हो रहा है तो ऐसे में प्रगतिशील कर में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और प्रगतिशील कर में वृद्धि हो रही है तो मतलब कि आपके राजस्व में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जी हाँ, सिंपल सी बात है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बोला जा रहा है कि सरकार जो है वो प्रगतिशील कर व्यवस्था का उपयोग मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में भी करता है। तो सरकार जो है वो प्रगतिशील कर व्यवस्था का जो उपयोग है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी इसका प्रयोग करता है। सामान्यतः जो बोला जा रहा है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करों की दरों में वृद्धि किया जाता है। यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि मार्केट में ज़्यादा पैसा है, डिमांड हो रहा है, तो ऐसे में डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो टैक्स का रेट में आप क्या कर दो, वृद्धि कर दो। और जबकि आपका अगर लागत जनित मुद्रास्फीति है यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आया, यानी कि मार्केट में पैसा है ही नहीं, सप्लाई रुक गया है, कम हो गया है, तो ऐसे में क्या करो, आप टैक्स के रेट में कमी कर दो। तो ऐसे में लोगों के पास पैसा आप कम ले रहे हो तो लोगों के पास थोड़ा बहुत जो पैसा बचेगा वो अपना उत्पादन में पार्टिसिपेट करेंगे। अतः यह कहा जा सकता है कि आर्थिक स्थिरता यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने में भी प्रगतिशील कर व्यवस्था का जो है योगदान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका इसमें भी काम दे जाता है। तो ये इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने में भी प्रगतिशील कर का जो है योगदान रहता है, आप इसको भी जोड़ोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रगतिशील जो कर व्यवस्था है इसका दोष और इसका आलोचना क्या है। तो प्रगतिशील कर व्यवस्था का दोष देखो और फिर इसका आलोचना देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि इस व्यवस्था में कर दर के निर्धारण से संबंधित किसी भी प्रकार का तार्किक और निर्देशित नियम नहीं पाए जाते हैं। यानी ये जो आपका कर व्यवस्था है, ये जो आपका व्यवस्था है प्रगतिशील कर व्यवस्था, इसमें जो कर दर का जो निर्धारण हो रहा है, टैक्स रेट का जो निर्धारण किया जा रहा है, वो किसी भी प्रकार का तार्किक और निर्देशित नियम नहीं माने जाते हैं। परिणाम स्वरूप कर दर के निर्धारण में सरकार के द्वारा मनमानी किए जाने का भी संभावना प्राप्त होता है। कर दर में यानी सरकार का मन किया तो टैक्स रेट में बढ़ोतरी किया जा सकता है। इसके ऊपर कोई भी आपका तार्किक यानी कि लॉजिकल और आपका निर्देशित यानी कि गाइडलाइन वाला रूल इसमें फॉलो नहीं करता है।
ये आपका एकदम सरकार के द्वारा मनमानी रूप से भी इसका संभावना है, मनमाने तरीके से इसका उपयोग किए जाने का भी संभावना है। ठीक है। इसके अलावा प्रगतिशील जो आपका कर व्यवस्था है इस मान्यता पर भी आधारित होता है कि अमीर व्यक्तियों के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम और गरीबों के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। तो प्रगतिशील कर व्यवस्था इस मान्यता पर आधारित होता है कि अमीर व्यक्ति के लिए मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो आपका कम होता है, जबकि गरीबों के लिए मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो अधिक होता है। किंतु संतुष्टि जो है एक आपका मनोवैज्ञानिक स्थिति होता है। आप संतुष्ट है जीवन में, सेटिस्फैक्शन आपके अंदर है, तो ये आपका मनोवैज्ञानिक स्थिति है, ना कि आर्थिक स्थिति। अतः किसी एक व्यक्ति के संतुष्टि के स्तर को दूसरे व्यक्ति के संतुष्टि के स्तर से तुलना नहीं किया जा सकता है। समझे ना? तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो वही बोला जा रहा है कि जो प्रगतिशील कर व्यवस्था जो है वो इस मान्यता पर डिपेंड करता है कि अमीर व्यक्तियों के लिए मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो कम है, जबकि गरीबों के लिए मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो अधिक है। और इसी आधार पर बोला जाता है कि जो आपका संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, वो एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक स्थिति होता है, ना कि आर्थिक स्थिति। कहने का मतलब है किसी एक व्यक्ति का जो संतुष्टि का जो स्तर है इसको दूसरे व्यक्ति के संतुष्टि से तुलना नहीं किया जा सकता है। किसी के लिए भोजन जो है वो संतुष्टि है, किसी के लिए कपड़ा संतुष्टि है, किसी के लिए लग्जरी आइटम संतुष्टि है, किसी के लिए नौकरी संतुष्टि है, किसी के लिए परिवार संतुष्टि है। तो यही चीज़ है। तो आप किसी एक की सेटिस्फैक्शन स्तर को किसी दूसरे की सेटिस्फैक्शन से जोड़ नहीं सकते हो। इसके अलावा बोला जा रहा है कि अगर आप खुद पे खर्च करते हो तो ये आपका आर्थिक पक्ष है, और लेकिन अगर आप दूसरे को दान दे रहे हो तो ये आपका मनोवैज्ञानिक पक्ष है। आपको लगता है कि आप दूसरे को दान देने से आपको खुशी मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो ये आपका एक तरह से मनोवैज्ञानिक पक्ष है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमको खुद पे खर्च करना चाहिए, तो ये आपका आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। तो सभी व्यक्ति का सोचने का तरीका सभी अलग अलग है। जी हाँ। इसके अलावा बोला जा रहा है कि जो आपका प्रगतिशील कर व्यवस्था है वो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को नकारात्मक रूप से प्रभावित भी करता है। तो जो आपका प्रगतिशील कर व्यवस्था है वो गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन को, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को, ये आपका नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करता है। ठीक ना? प्रगतिशील कर व्यवस्था वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को ये नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करता है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि जो आपका प्रगतिशील कर व्यवस्था है वो आपका बोला जा रहा है कि ईमानदारों के लिए यानी कि सद्गुणियों को दंड देता है और द्विगुणियों को यानी खराब व्यक्तियों को पुरस्कृत करता है। जी हाँ। जो प्रगतिशील कर व्यवस्था जो है वो ईमानदार व्यक्तियों को एक तरह से दंड दे रहा है, और जो भी खराब व्यक्ति हैं, जो भी गंदे व्यक्ति हैं, उनको एक तरह से ये रिवॉर्ड दे रहा है, पुरस्कृत कर रहा है। ठीक ना? और इसके कारण देखिएगा कि लोगों के अंदर में कर चोरी और कर वंचना की जो भावना है बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब है जो व्यक्ति होनेस्ट है यानी जो व्यक्ति ईमानदार है वो टैक्स भर रहा है, बट जो व्यक्ति लालची है वो अपना पैसा बचा ले रहा है, वो टैक्स नहीं भर रहा है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, जो ईमानदार है उसके ऊपर एक तरह से ये उनको दंड मिल रहा है, और जो खराब व्यक्ति है वो अपना पैसा बचा ले रहे हैं, यानी कि उनको एक तरफ से रिवॉर्ड मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है। जी हाँ। समझ में आ गया ये लाइन आपको? तो ये सारे जो है वो पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। इसके बारे में भी आपको जो है वो जानकारी रखनी पड़ेगी। ठीक है। आगे देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, वो है आपका नेक्स्ट टॉपिक प्रतिगामी कर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग दो जो कर है वो पढ़े हैं। एक तो आपका अनुपाती कर यानी कि प्रोपोर्शनल टैक्स पढ़ चुके हैं, दूसरा आपका प्रगतिशील कर यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्रतिगामी कर यानी कि रिग्रेसिव टैक्स पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो लास्ट बचेगा आपका अधोगामी कर यानी कि डिग्रेसिव टैक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर जो आपका कर दर के अनुसार टैक्स के जो प्रकार थे 4 गो, जो कि आपका सिलेबस में दिया हुआ है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहीं तक जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टैक्स बर्डन यानी कि कर भार के अनुसार जो टैक्स होते हैं 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो वो आपका लास्ट टॉपिक हो जाएगा, वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो तीसरा है आपका प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर क्या है उसको समझिए। इसको बोलते हैं हम लोग रिग्रेसिव टैक्स। ये आपका ग्राफ है। बोला जा रहा है कि अगर आय बढ़ा
तो टैक्स जो है वो कम हो जाएगा खुद ब खुद। यानी कि कर आधार यानी कि आय में वृद्धि हो रही है, तो कर आधार में यानी कि आय में वृद्धि के साथ कर दर में कमी होता है। तो अगर कर दर में कमी हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिगामी कर यानी कि रिग्रेसिव टैक्स। और वहीं अगर आपका कर दर में वृद्धि हो रहा है यानी कि आय में वृद्धि हो रहा है तो कर के दर में भी वृद्धि हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रगतिशील कर यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स। समझे बात को मेरी? जी हाँ। अब देखिए ये क्या है क्या नहीं। सो प्रोग्रेसिव टैक्स में देखोगे ये नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब ऐसा नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब कि ये ऐसा जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा और एक एक स्तर पे जाके ये स्थिर हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन प्रतिगामी कर में देखोगे तो ये आपका ऊपर से नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? जी हाँ। यहाँ पे देखोगे नीचे आपका टैक्स बेस है। टैक्स बेस बोले तो आपका कर आधार है, यानी कि इनकम में वृद्धि हो रही है। ये आपका इनकम ऑफ इंडिविजुअल है, यानी कि व्यक्तिगत आय है जिसमें आपका वृद्धि हो रहा है। और एक तरफ आपका कर का दर है यानी कि टैक्स का रेट है। ये ग्राफ में बताया जा रहा है कि एक समय आपका ऊपर से नीचे आ रहा है, ये क्या है? तो ये कर दर है, यही आपका प्रतिगामी कर है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपका इतना आपका अमाउंट है, इतना से इतना हुआ तो ये आपका जा रहा है, ठीक है, इतना आप दे रहे हैं, इतना पैसा है तो इतना आपको टैक्स भरना पड़ रहा है। इसके बाद देखिएगा कि आपका क्या हो गया कि आपका आय बढ़ गया, यानी कि इनकम में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। इनकम में क्या हो गया? वृद्धि हुआ है। तो इनकम जो है वो वृद्धि हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया है, इनकम वृद्धि हुआ है। तो इनकम वृद्धि हुआ है तो ऐसे में क्या हो गया कि आपका जो टैक्स का रेट जो है वो कम हो गया है। क्या हो गया? पहले से और भी ज़्यादा कम हो गया है। कम हो नहीं हुआ? इसके अलावा देखिएगा ऐसा में कि अगर आपका देखिएगा, अगर आप इनकम को घटा दोगे, मतलब ये घटा दिए हैं, तो ऐसे में देखिए कि आपका जो है टैक्स का जो रेट है वो आपका बढ़ गया है। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? जी हाँ। एग्जाम्पल के माध्यम, ये ग्राफ के माध्यम से समझो ना। ये देखो यहाँ पे आय में वृद्धि हुआ तो आपका कर का दर में कमी हुआ, लेकिन जैसे ही आय में कमी हुआ तो कर के दर में वृद्धि हो गया। उल्टा हो रहा है, इसलिए तो इसको बोला जा रहा है रिग्रेसिव। तो कर दर में कमी हो रहा है, अगर आपका आय में वृद्धि हो रहा है तो आपका कर के दर में कमी हो रहा है, और आय में कमी हो रहा है तो कर के दर में वृद्धि हो रहा है। जी हाँ। और बोला जा रहा है कि इंडिया में ज़्यादा FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका सिंगापुर और मॉरिशस से ही आता है। ओके, ये हो गया। अच्छा, ये ग्राफ आपको समझ में आ गया पूरा? तो सिंपल सी बात याद रखिए कि कर आधार यानी कि जो आपका टैक्स का जो बेस है, यानी कि इनकम में वृद्धि हो रहा है तो उसके साथ ही साथ आपका कर दर में कमी होगा, और इनकम में कमी हो रहा है तो आपका टैक्स का रेट में वृद्धि होगा। यही आपका प्रतिगामी कर है, यानी कि उल्टा चल रहा है। ये समझ में आया? इसके अलावा एक और आपका ग्राफ दिया हुआ है। ये यहाँ पे देखिए, एक तरफ आपका कर आधार है यानी कि टैक्स बेस है, और यहाँ पे व्यक्तियों का आय है यानी कि इंडिविजुअल इनकम है सभी का, और एक तरफ आपका राजस्व का कुल मात्रा है। टैक्स का रेट नहीं है बल्कि राजस्व का कुल मात्रा है। तो ये देखिएगा कि आपका धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। यहाँ पे इनकम कम था तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ रहा है, यहाँ पे इनकम ज़्यादा है तो आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। और ये एकाएक नहीं बढ़ेगा बल्कि ये धीरे धीरे बढ़ेगा। आपका जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टैक्स का रेट बढ़ेगा। ठीक है ना? लेकिन आपका रिग्रेसिव में उल्टा हो रहा है, वो भी आपको बता दिया गया है। यहीं पे एक आप कॉन्सेप्ट और पढ़िएगा, टैक्स हेवन कंट्री। तो टैक्स हेवन ये टैक्स हेवन जो कंट्री होता है, इसका विशेषता क्या है, इसका फीचर्स क्या है? टैक्स हेवन, हेवन मतलब बोलते हैं कि कर के लिए एक तरह से जन्नत वाला देश है। जैसे कि हो गया आपका दुबई वगैरह। दुबई वगैरह में भी देखिए कि आपको वहाँ पे प्रतिगामी टैक्स, वहाँ पे प्रतिगामी कर होता है, यानी कि आपके पास ज़्यादा आय है तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, कम आय है तो आपको जो है वो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा वाली स्थिति है। और वहाँ पे साथ ही साथ जो आपके पास आय का क्या स्रोत है इसकी जानकारी भी सरकार को नहीं देनी पड़ती है, इसीलिए सब लोग जाके वहीं शिफ्ट हो रहे हैं दुबई वगैरह में। आपको सरकार को अपना आय का जो है वो पूरा ब्यौरा भी नहीं देना पड़ता है, साथ ही साथ वहाँ पे आपका प्रतिगामी कर लगता है, यानी कि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ा। लेकिन भारत में बहुत टैक्स देना पड़ता है, तभी तो आदमी छोड़ के जा रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि
प्रतिगामी जो कर व्यवस्था है, प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय में वृद्धि के साथ साथ कर दर में कमी होती है। तो प्रतिगामी कर व्यवस्था जो है, जैसे ही इसमें बोला जा रहा है कि इसमें जैसे ही आपके आय में वृद्धि होगा वैसे ही आपके कर के दर में क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कमी हो जाएगी। यद्यपि कुल राजस्व की मात्रा में आय की वृद्धि के साथ साथ होती है, यानी कि यद्यपि देखा जाए तो कुल राजस्व की मात्रा में आय वृद्धि के साथ वृद्धि होती है। यानी कि अगर अगर हम लोग देखे जाए तो आपका आय में वृद्धि हो रहा है तो ऐसे में कुल राजस्व की मात्रा में वृद्धि तो होगा, कुल राजस्व की मात्रा में वृद्धि होगा, लेकिन आय में वृद्धि के साथ साथ आपके कर दर में क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कमी हो जाएगी। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि किंतु राजस्व में वृद्धि धीमी गति से होती है। अच्छा देखो फिर समझो, प्रतिगामी टैक्स में बोला जा रहा है कि आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका टैक्स का रेट कम हो जाएगा, कर के दर में क्या होगी, कमी होगी। साथ ही साथ इनकम बढ़ेगा तो आपका कुल जो राजस्व है, टोटल जो रिवेन्यू है, इसमें भी वृद्धि होगी। लेकिन ये जो टोटल रिवेन्यू में जो वृद्धि होगी वो आपका बहुत ही धीरे धीरे होगा। क्या होगा, बहुत ही धीमी गति से होगा, यानी कि धीरे धीरे होगा। फिर बोला जा रहा है कि जो आपका प्रतिगामी कर व्यवस्था है इसमें जो आपका पेएबल टैक्स की गणना जो है, तो इसमें जो पेएबल टैक्स की जो गणना जो है वो आपका कर आधार एवं कम होती है। तो आपका जो प्रतिगामी टैक्स व्यवस्था में देखिएगा, प्रतिगामी कर में देखिएगा कि जो आपका पेएबल टैक्स की जो गणना है वो कर आधार एवं कम होती है। तो पेएबल जो टैक्स यानी कि जो आपका कुल देय कर जो है वो आपका एक तो कम भी होता है, साथ ही साथ इसका जो गणना का आधार जो है बहुत ही कम होता है। और इसमें बोला जा रहा है कि कर दर को आपस में गुना करके किया जाता है। अच्छा इसको आप एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ना टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया। टाइपिंग करने मतलब सर जो है वो हम लोग को लैंग्वेज थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखवा दिया है। बोला जा रहा है कि जो प्रतिगामी कर व्यवस्था है इसमें पेएबल टैक्स की जो गणना है उसमें क्या करता है कि पेएबल टैक्स की गणना में क्या करता है कि जो आपका कर का दर है इसको आपस में गुना कर दिया जाता है। ये लाइन हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो बस केवल हम एक होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क क्या है, तो वो है कि आप एक बार तीनों के बारे में देख लीजिएगा। प्रतिगामी कर व्यवस्था में, फिर आप देखिएगा कि प्रगतिशील कर व्यवस्था में, फिर देखिएगा कि अनुपातिक कर व्यवस्था में, और आप देखिएगा लास्ट में वो है आपका अधोगामी कर व्यवस्था में। इन चारों में जो कर दर का जो निर्धारण किया जाता है वो कैसे किया जाता है, इसका जो है फॉर्मूला क्या है वो फॉर्मूला आप चेक कर लीजिएगा। दोनों के बारे में तो आपको समझा दिए हैं, तीसरा वाला थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन आप इसके लिए आप एक बार गूगल कीजिएगा ना या चैट जीपीटी से पूछिएगा ना तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, तुरंत मिल जाएगा। क्लियर, जी हाँ। आगे देखिए, इस प्रकार की जो कर व्यवस्था है वो आपका स्वस्थ अर्थव्यवस्थाओं में नहीं पाई जाती है। ये जो आपका टैक्स का जो व्यवस्था है वो आपका स्वस्थ अर्थव्यवस्था में नहीं मिलता है। सामान्यतः ऐसी जो कर व्यवस्था है वो आपका टैक्स हेवन कंट्री में, यानी कि जो आपका टैक्स हेवन देश है वहाँ पे ही मिलता है, जैसे कि बरमूडा, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, एंडोरा, बहामास इत्यादि। यहाँ पे आपको प्रतिगामी टैक्स व्यवस्था देखने को मिलेगी, यानी कि रिग्रेसिव टैक्स देखने को मिलेगा। जितना पैसा उतना कम टैक्स दो, ऐसा वाला स्थिति है। और ये भी देखते होंगे कि यूएई में इनकम ज़्यादा है और आपको टैक्स का जो रेट है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है, तभी तो वहाँ पे सब लोग रह रहे हैं ना। तो ऐसे में इन सभी को हम लोग टैक्स हेवन कंट्री कहते हैं। तो सामान्यतः देखिएगा कि ये आपका स्वस्थ अर्थव्यवस्थाओं में नहीं मिलता है। जो भी आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था है बेसिकली यहाँ नहीं मिलेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में भी नहीं मिलेगा, अधिकांश ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही मिलेगा, और ख़ास करके टैक्स हेवन कंट्री में ही मिलेगा। बरमूडा, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, एंडोरा, बहामास इत्यादि वाले देशों में ही। इसके अलावा देखिएगा एक पॉइंट और भी कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो छोटे छोटे आइसलैंड से बना है, जैसे कि सेंट लूसिया, बारबाडोस, इन सभी से मिला है। तो बोला जा रहा है कि वेस्ट इंडीज़ छोटे छोटे आइसलैंड देशों से मिलकर बना है। साथ ही साथ जो बोला जा रहा है कि ये सभी जो वेस्ट इंडीज़ वगैरह है इन सभी को ही हम लोग मतलब हेवन कंट्री कहते हैं। साथ ही साथ यूएसए, इंडिया जैसे बड़े बड़े कंट्री कभी नहीं हो सकते हैं। देखो वेस्ट इंडीज़ जैसे जो छोटे छोटे आइसलैंड वाले कंट्री है वही सब कंट्री जो है वो आपका टैक्स हेवन कंट्री बनेगा। इंडिया के जैसा, वेस्ट इंडीज़ के जैसा, इंडिया के जैसा, यूएसए के जैसा, चाइना के जैसा जो देश है, रसिया के जैसा जो देश है, ये सभी आपका टैक्स हेवन कंट्री कभी नहीं बनेंगे, समझे ना। तो ये बात को भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रतिगामी कर में यही सिंपल है। प्रतिगामी कर के बारे में सर ज़्यादा नहीं पढ़ा है, क्या कि ये आपका सिलेबस में है ही नहीं, इसीलिए। तो ये सभी के बारे में जो है वो आपको एकदम छोटा छोटा
बता के हम लोग आगे निकल जाएंगे। इसका ग्राफ और इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, सो इसका गुण और दोष नहीं बताएंगे। गुण और दोष केवल आपका किसका किसका पढ़ना है, प्रगतिशील का यानी प्रोग्रेसिव टैक्स का, और अनुपातिक कर यानी कि प्रोपोर्शनल टैक्स का पढ़ना है बस। अब जो है वो हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट आपका अधोगामी कर यानी कि डिग्रेसिव टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है अधोगामी कर यानी कि डिग्रेसिव टैक्स के बारे में, और इंडिया का इनकम टैक्स जो है वो इसी का ही एग्जांपल है, इसी का ही एग्जांपल इंडिया का इनकम टैक्स किसका, तो आपका डिग्रेसिव टैक्स का यानी कि अधोगामी कर का। और जो आपका अधोगामी कर यानी कि जो डिग्रेसिव टैक्स है, तो इसमें आपका प्रगतिशील कर यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स को प्लस अनुपातिक कर यानी कि प्रोपोर्शनल टैक्स को, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो जो आपका निकल के आ रहा है वही आपका डिग्रेसिव टैक्स होता है। यानी कि डिग्रेसिव टैक्स में यानी कि अधोगामी कर में आपका प्रगतिशील कर भी होता है और आपका अनुपातिक कर भी होता है। यानी कि आपका टैक्स मतलब आपका इनकम बढ़ेगा तो आपको टैक्स का रेट में भी वृद्धि होगा, इसके अलावा आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका टैक्स का रेट कांस्टेंट भी रहेगा, यानी कि दोनों आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपका दो तरह का ग्राफ बन रहा है। एक तरफ देखिएगा कि ये कर आधार है यानी कि टैक्स बेस है, यहाँ पे आपका आय को दर्शाया जा रहा है और ऊपर में कर दर को दर्शाया जा रहा है। देखिएगा कि यहाँ पे प्रगतिशील कर जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा, उसके बाद एक समय पे जाकर ये सीधे जो है वो आपका अनुपातिक कर में बदल जाएगा। फिर एक तरफ देखिएगा कि प्रगतिशील जो है वो आपका एकाएक एकदम रैपिड बढ़ेगा, उसके बाद जाकर ये अनुपातिक कर में बदल जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे उल्टा देखिएगा, इधर आपका अधोगामी कर निकल कर सामने आएगा, अधोगामी कर ये निकल के आएगा, इसको पूरा हम लोग बोलेंगे। निकल कर नहीं आएगा मतलब कि देखिए एक तरफ प्रगतिशील कर आपका धीरे धीरे ऊपर उठेगा और एक समय पे जाकर पूरा ये अनुपातिक कर में बदल जाएगा, और एक तरफ देखिएगा कि आपका प्रगतिशील एकदम रैपिड ऊपर उठेगा और एक जगह पे जाकर अनुपातिक कर में ये बदल जाएगा, और ये पूरे को हम लोग बोलेंगे अधोगामी कर। यानी कि अधोगामी कर में आपका अनुपातिक कर प्लस प्रगतिशील कर दोनों को जोड़ देंगे तो आपका जो है वो अधोगामी कर निकल कर सामने आ जाएगा, बस इसी लाइन को याद रखिएगा। तो बोला जा रहा है कि एक निश्चित आय तक कर की दर में वृद्धि एवं उसके बाद कर की दर नियत यानी कि कांस्टेंट हो जाती है। यानी कि एक निश्चित आय तक देखिए कि कर दर में वृद्धि हो रहा है, लेकिन एक दर के बाद मतलब एक प्राइस के बाद ये एकदम कांस्टेंट हो जाता है। भारत में भी यही देखने को मिलता है ना, आप धीरे धीरे कमाओगे तो आपको धीरे धीरे टैक्स का रेट भी जो है वो बढ़ते जाएगा, लेकिन जैसे ही आप 30 लाख रुपये 30% तक आपका टैक्स रेट पहुंच गया, कर का जो है दर पहुंच गया, उसके बाद आप कितना भी कमाओ कितना भी पैसा कमाओ आपको 30% से ज़्यादा जो है वो टैक्स नहीं देना है। समझ में आ गया ये लाइन? जी हाँ। तो एक निश्चित आय तक कर की दर में वृद्धि होती है, उसके बाद कर की दर नियत यानी कि कांस्टेंट हो जाती है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा भारत का आय कर यानी कि जो आपका इनकम जो टैक्स है इसको हम लोग समझते हैं, और ये आपका डिग्रेसिव टैक्स का बेस्ट एग्जांपल है। क्या है क्या नहीं है वो देखिए, यहाँ पे देखिए कि ये आपका कर आधार है यानी कि इनकम है, फिर ये आपका है क्या, तो ये आपका कर का आय है यानी कि आपका समझे ना कि ये कर का दर है, ऐसे ऐसे इसमें वृद्धि हो रहा है। एक समय तो बताया जा रहा है कि अगर आप 0 से 2.5 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि ये आपका है कर मुक्त आय 0 से 2.5 लाख। फिर 2.5 लाख से आप 2.5 लाख से देखो 2.5 लाख से कितना कमाओगे तब आपको टैक्स देना है। तो एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा, आप इसको यहाँ पे समझाया गया है, एक मिनट। हाँ ये समझिए, ये आपका है कर मुक्त आय, यानी कि अगर आप 0 से 2.5 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना है, यानी कि ये आपका कर मुक्त आय हो गया। उसके बाद जैसे ही आप 2.5 से 5 लाख रुपए कमाओगे तो आपको जो है वो 5% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही आप 0 से 2.5 लाख में 1 रुपया भी टैक्स नहीं, और जैसे ही आप 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कमाओगे तो आपको जो है वो 5% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया है। और उसके बाद आप 5 लाख से 20 लाख तक या फिर 30 लाख तक जितना भी कमाओगे तो आपको जो है वो 5 लाख से 20 लाख रुपए तक कमाओगे तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और जैसे ही आप 20 से 30 लाख तक गए
तो फिर आपको 30% ही देना पड़ेगा। उसके बाद 30 लाख से आप ज़्यादा, अगर आप 50 लाख भी महीना कमाओगे या साल में महीना कमाओगे तो आपको 30% ही देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये हमको डाटा भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। इसको ऐसे समझिए ना कि 0 से 5 लाख रुपए कमाओगे तो आपको एकदम कोई भी टैक्स नहीं देना है, यानी कि कर मुक्त आय हो गया, ये हो गया 0 से 5। उसके बाद न, सॉरी 0 से 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए अगर कमाओगे तो आपको 5% देना पड़ेगा। उसके बाद एक निश्चित अमाउंट कमाओगे तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक वो निश्चित अमाउंट कमाओगे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद फिर ये अनुपातिक कर में बदल जाता है, यानी कि आप कितना पैसा भी कमाओ आपको 30% से ज़्यादा टैक्स देना नहीं है, समझे। तो एक जगह आपका कर मुक्त रहा, फिर एक जगह आपका 5% बढ़ा, फिर एक जगह आपका 20% बढ़ा, फिर एक जगह आपका 30% तक गया। उसके बाद आप कितना भी पैसा कमाइए कोई मतलब नहीं है, 30% से ज़्यादा आपको टैक्स देना नहीं है। समझ में आ गई ये बातें? जी हाँ। तो स्टार्टिंग में ये आपका कैसा रहा, ये आपका प्रगतिशील रहा, प्रगतिशील कर रहा, धीरे 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 करके बढ़ा। लेकिन एक समय पर जाने के बाद ये आपका अनुपातिक कर में बदल गया, यानी कि आप कितना कमाइए आपका उतना ही रहेगा। तो बोला जा रहा है कि ये 30% से ज़्यादा फिर बढ़ेगा ही नहीं। तो बोला जा रहा है कि एक समय बाद ये नियत हो जाएगा, चाहे आप कितना भी कमाओ आपको 30% ही टैक्स भरना है, उसके बाद आपको नहीं देना है। तो यही है आपका भारत में, यही चीज़ देखने को मिल रहा है कि स्टार्टिंग में तो आपका प्रगतिशील कर देखने को मिलेगा, उसके बाद आपका अनुपातिक कर देखने को मिलेगा। समझ में आ गई ये बात है? जी हाँ। अब हम लोग को थोड़ा सा लास्ट पेज पढ़ना है, उसके बाद ये आज का क्लास हम लोग एंड कर देंगे। इसका परिभाषा पढ़ लीजिए और देखिए अधोगामी कर और आपका जो प्रतिगामी कर है इसके बारे में ज़्यादा आपको डिटेल से नहीं जानना है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, बट सर जो है वो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके समझा दिया आपको। तो अधोगामी कर के बारे में बोला जा रहा है कि अधोगामी कर संरचना प्रगतिशील एवं अनुपातिक कर व्यवस्था का मिश्रित रूप होता है, यानी कि दोनों का ये कंबाइंड रूप है, और जिसके अंतर्गत एक निश्चित सीमा तक आय बढ़ने पर कर दर में वृद्धि होती है। यानी कि एक निश्चित सीमा पर आय बढ़ने तक जो है वो, देखो एक निश्चित सीमा तक देखोगे कि आय बढ़ रहा है तो ऐसे में कर का दर में यानी कि टैक्स के रेट में भी वृद्धि हो रही है, किंतु उस निश्चित सीमा किंतु उस निश्चित आय सीमा के ऊपर कर दर जो है वो नियत हो जाता है। यानी कि आप एक देखोगे कि आपका एक निश्चित सीमा तक आय में अगर वृद्धि हो रहा है तो ऐसे में कर के दर में भी वृद्धि होगा, लेकिन जैसे ही आप उस निश्चित आय सीमा को क्रॉस कर जाओगे तो जो आपका कर का जो दर है वो आपका कांस्टेंट यानी कि नियत हो जाएगा। और भारत का आय कर यानी कि इनकम जो टैक्स है वो भी आपका अधोगामी कर व्यवस्था का ही बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी कि सर्वोत्तम उदाहरण है, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? तो इस तरह से देखिएगा तो आपका जो कर दर यानी कि टैक्स रेट के अनुसार कर का जो प्रकार था 4 गो, वो चारों आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कौन कौन था? तो पहला था आपका प्रगतिशील कर यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स, दूसरा था आपका अनुपातिक कर यानी कि प्रोफेशनल टैक्स, यही दोनों सिलेबस में था, यही दोनों पढ़ना था डिटेल से। इसके अलावा 2 ठो और भी है, तीसरा है आपका प्रतिगामी टैक्स यानी कि रिग्रेसिव टैक्स, और दूसरा है आपका अधोगामी कर यानी कि डिग्रेसिव टैक्स। और ये दोनों आपका सिलेबस में नहीं था, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना है और चारों के बारे में पता होना चाहिए, चारों का गुण दोष के बारे में थोड़ा थोड़ा करके पता होना चाहिए और चारों का एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि ये जो टॉपिक है आपका वो कंप्लीट हो गया है। तो कर दर के अनुसार 4 प्रकार के जो टैक्स थे वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट कर बर्डन यानी कि टैक्स बर्डन, यानी कि टैक्स भार के अनुसार 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, यानी कि टैक्स किसके ऊपर पड़ रहा है, कौन उसको अदा कर रहा है। तो जिसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स और आपका डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, और यही इसी के बारे में जो है वो पढ़कर हम लोग का जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है और आपका इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, और आपका जो है वो अच्छा खासा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग को लास्ट में इसी में पढ़ना था वैट यानी कि वैल्यू एडिशन टैक्स, जो कि आप सिलेबस में रहा नहीं, मतलब उसको गवर्नमेंट चेंज कर दिया, सिलेबस 2013 में बना था इसलिए इसमें चेंजिंग नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट तो वैल्यू एडिशन टैक्स को रिप्लेस कर दिया है, अब उसके जगह में आ गया जीएसटी, तो आपको जो है वो जीएसटी के बारे में पढ़ना होगा। समझ में आ गया? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में एक पार्ट और इसको हम लोग देखेंगे, और फिर आपका जो है वो लोक राजस्व यानी कि जो आपका पब्लिक लोक राजस्व यानी कि समझिए कि लोक वित्त यानी कि आपका जो पब्लिक फाइनेंस वाला जो टॉपिक है वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, पूरा पब्लिक फाइनेंस कंप्लीट हो जाएगा।
और इसका कुछ कुछ जो पार्ट है वो आपका फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति में पढ़ना है, तो आप वहाँ से इसको जोड़ ले जाओगे तो आपका जो है वो टॉपिक धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। और इसका एक अलग से टॉपिक भी पढ़ना है हम लोगों को, जो आपका लोक उधार है, लोक व्यय जो है ना, जिसको हम लोग सार्वजनिक व्यय कहते हैं, वो भी आपको अलग से पढ़ना ही है। तो आप उसको भी यहाँ से जोड़ ले जाओगे, और जब जोड़ोगे तो आपका जो है वो काम बन जाएगा आसानी से। तो अब मेरे को नहीं लगता है कि आपको अब किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी, ठीक है ना। तो चीज़ों को इसी तरह से आप बस लगातार करते रहिए, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके साथ हम लोग इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसका एक और क्लास आएगा, उसके बाद जो आपका लोकवित्त वाला जो टॉपिक है वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।